नमस्कार, पावर ट्रेड में आपका स्वागत है। आपके साथ मैं हूं मानसी दवे और मेरे साथ मेरे दोनों सहयोगी अभिषेक सत्यव्रतम और शरद दुबे जुड़ चुके हैं। ईटी नाउ स्वदेश फेस्टिव रंगों में छा गया है और आप सभी को ईटी नाउ स्वदेश की पूरी टीम की तरफ से रक्षाबंधन की हार्दिक शुभकामनाएं। भाई बहन के इस पवित्र बंधन का त्योहार आपके जीवन में खुशियां, प्यार और सुख समृद्धि लेकर आए, ऐसी ही हमारी शुभकामनाएं। चलिए इसी खुशी की बात के साथ शुरुआत करते हैं। और फेस्टिव सीजन की शुरुआत हो चुकी है और आपको बता दें कि पॉजिटिव्स अब ढेर सारे, जिसका इंतजार हमें था, डायरेक्शन नहीं मिल रहा था, अब डायरेक्शन मिल चुका है। फेस्टिव सीजन की शुरुआत हो चुकी है, कंजम्पशन थीम प्ले आउट करेगी। रिजल्ट सीजन का फर्स्ट हाफ कुछ खास नहीं था, लेकिन सेकेंड हाफ में अब मजबूती की चाल देखने को मिली है। ट्रंप की तरफ से कितने भी टैंट्रम्स हो, लेकिन भारतीय बाजार अपनी तेजी की चाल पकड़कर चल रहे हैं और इसका बहुत ही बड़ा उदाहरण कल के बाजार ने दिखाया है। ये सारे पॉजिटिव्स के साथ इस फेस्टिव सीजन की और आज की रक्षाबंधन के सेगमेंट की शुरुआत हम कर लेते हैं। और आज हफ्ते का आखिरी कारोबारी सत्र है, लेकिन ढेर सारे क्यूज हैं, ट्रिगर्स, इकोनॉमिक इंडिकेटर एक्शन है, खबरें हैं जिस पर हमें फोकस करना है। 32 अंकों की कमजोरी के साथ इस वक्त गिफ्ट निफ्टी की तरफ से इम्प्लाइड ओपन भले ही नजर आते हों, लेकिन मिलीजुली चाल विदेशी बाजार से। बाजार के 4 बड़े ट्रिगर्स के साथ शुरुआत करते हैं, उसके बाद एक रणनीति, खबरों वाले शेयर्स, मार्केट एक्सपर्ट्स, फंडामेंटल और टेक्निकल एक्सपर्ट सब हमारे साथ जुड़ेंगे और आपको बाजार की तस्वीर दिखाएंगे। तो चलिए 4 बड़े ट्रिगर्स इस वक्त आपके स्क्रीन पर लेकर आते हैं। विदेशी बाजार से संकेत जो हैं मिले जुले नजर आ रहे हैं इस वक्त। डोनाल्ड ट्रंप की तरफ से हाँ, कल एडिशनल टैरिफ की अनाउंसमेंट्स होती जरूर दिखी, लेकिन उसके ठीक बाद भारत की तरफ से भी प्रतिक्रियाएं और जवाब लगातार करारे जवाब मिलता हुआ। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी भी बैठक करने वाले हैं, जिस पर हमारा फोकस है। बीती रात अमेरिकी बाजार में हमने देखा मिला जुला स्टांस देखने को मिला। गिफ्ट निफ्टी 24,650 के नीचे इस वक्त ट्रेंड करता हुआ। एफआईआईज लगातार बिकवाली का रुख अपना रहे हैं, 14 है, जबकि विदेशी संस्थागत निवेशकों की तरफ से बिकवाली जारी है। भारतीय बाजार में कमबैक नहीं कर रहे हैं, लेकिन चलिए डीआईएस जो है लगातार बाजार को संभालने का काम कर रहे हैं। 23-24 सेशन से डीआईएस की खरीदारी का रुख जारी है। कच्चे तेल की चाल में ग्लोबल अनसर्टेनिटीज का इंपैक्ट, $67-68 बैरल के आसपास ब्रेंट क्रूड ट्रेड करता हुआ। नतीजों का दौर चल रहा है, इसी दौर में टाइटन के नतीजे आए, एलआईसी और बीएसई लिमिटेड के नंबर्स आए। तीनों नंबर्स काफी दमदार हैं और ये सारे नंबर्स का आकलन हम बुलेटिन में आगे करेंगे, एक्सपर्ट से जानेंगे। बाजार खुलने के साथ इन स्टॉक्स में किस तरह की रिएक्शन है, इस पर भी फोकस रहेगा। साथ साथ भारतीय एयरटेल में ब्लॉक डील की संभावना, जिसके चलते ये स्टॉक फोकस रेडार पर रहेगा। और आज निफ्टी की 3 कंपनियों के नंबर्स जारी होंगे। आपको बता दें एसबीआई, टाटा मोटर्स, ग्रासिम के नंबर्स और इसके अलावा जीमेंस, वोल्टास, गार्डन रीच, लेमन ट्री, स्टार सीमेंट सहित ढेर सारी कंपनियां एक लंबी फेहरिस्त हैं जो कि नतीजे जारी करने वाली हैं। तो ये सारी चीजों पर हमारा फोकस है। बाजार के बड़े ट्रिगर्स, संकेत आप अपनी स्क्रीन पर देख रहे हैं। इन्हीं संकेतों के इर्द गिर्द मार्केट आज ट्रेंड कर सकेगा। एक्शन पैक्ड सेशन के लिए तैयार हो जाएं। ये बिल्कुल मानसी, आज सरदर्द भी थोड़ा कम हो रहा है। अब बताइए, सबसे बड़ा रीजन है कि डोनाल्ड ट्रंप से कोई कमेंट नहीं आया और कोई एडवर्स कमेंट्री नहीं आया। जो हम पिछले 4 दिन से सुबह जो शुरुआत करते थे, बहुत हैवी शुरुआत होती थी, आज बहुत लाइट लग रहा है। सर बहुत जो है भारी उतना लग नहीं रहा है। जरा बताएं ग्लोबल क्यूज क्या है? पॉजिटिव तो है ही, एक्सपेक्टेड है। बोलिए। हाँ बोलिए अभिषेक। शरद, देखिए कुछ ऐसे नेगेटिव कमेंट तो नहीं आए हैं, लेकिन डोनाल्ड ट्रंप ने ये जरूर कहा है कि जब तक विवाद सुलझ नहीं जाते, जब तक मुद्दे सुलझ नहीं जाते, भारत के साथ कोई ट्रेड टॉक्स नहीं होंगे। तो इसको आप पॉजिटिव देखना चाहते हैं, नेगेटिव देखना चाहते हैं, थोड़ी अनिश्चितता तो बढ़ेगी। और ये 27 अगस्त की डेडलाइन भी है, जब एडिशनल 25% का टैरिफ लगेगा। तब तक क्या होगा, ये थोड़ी सी ना चिंता की बात जरूर है। अब कल की रिकवरी से हम लोगों का थोड़ा सा ना माहौल अच्छा लग रहा है और आज शुक्रवार भी है। हाँ। लेकिन ये है कि जो बाजार में असमंजस की स्थिति है ना, वो बने रहने की पूरे के पूरे आसार हैं, क्योंकि ट्रंप का ये कहना कि कोई ट्रेड टॉक्स नहीं होंगे जब तक डिस्प्यूट हम सुलझा नहीं लेते हैं। तो कौन से डिस्प्यूट, मतलब ये थोड़ी सी ना अब समझने वाली चीज हो गई है कि ट्रंप आखिर चाहते क्या है, ट्रंप के मन में चल क्या रहा है। तो ये अनिश्चितता बाजार को थोड़ा परेशान तो करेगी। अब आज शुक्रवार है, देखते हैं कि आज का सत्र कैसा बीतता है। वैसे थोड़े नेगेटिव शुरुआत के ही संकेत मिल रहे हैं। बिल्कुल बिल्कुल अभिषेक, सही कहा आपने। डोनाल्ड ट्रंप की तरफ से इस तरह की कुछ ना कुछ टेक्स आते रहेंगे, लेकिन ये सिलसिला तो टैरिफ का 2 अप्रैल से चला था और अब 27 अगस्त तक चलने वाला है। उसके भी आगे कितना चलेगा पता नहीं,
ट्रंप जाने जाते हैं इस तरह के शॉकर्स देने के लिए, लेकिन भारतीय बाजार को इतने शॉक्स लग नहीं रहे हैं। और वैसे भी जब कोई खबर इतनी खिंच जाती है तो डिस्काउंट भी हो जाती है, और वैसा ही कुछ होता हुआ नजर आ रहा है। करीब 30 अंकों की बिकवाली आप गिफ्ट निफ्टी तरफ से देखेंगे जरूर, लेकिन विदेशी बाजार के संकेतों में एक तो जो अभिषेक अभी हमें बता रहे थे, भारत पर टैरिफ को लेकर डोनाल्ड ट्रंप के बयान जो आ रहे हैं उस पर लगातार हमारा फोकस है। आपको लगातार हम इससे जुड़े अपडेट्स भी दे रहे हैं। ट्रेड डील पर अभी भारत के साथ कोई चर्चा नहीं, ताज़ा बयान डोनाल्ड ट्रंप के तरफ से आता हुआ, और जब तक मुद्दे हल नहीं होते तब तक बातचीत नहीं होगी, ये भी उनका कहना है। लेकिन साथ साथ आपको ये भी बता दें कि टैरिफ के मुद्दे पर आज दोपहर करीब 1 बजे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी एक अहम बैठक करने वाले हैं, और इस बैठक से जो भी टेकअवेज आएंगे ईटी नाउ स्वदेश आप तक जरूर पहुंचाएगा। सूत्रों के हवाले से खबर हमें मिली है, और साल के अंत तक पुतिन भी भारत आ सकते हैं, ये भी अनुमान, ये भी संभावनाएं मिलती हुई। वापस आते हैं यूएस के मार्केट्स, एशियाई बाजार की चाल आपके स्क्रीन पर लेकर आएंगे, और अमेरिकी बाजारों के मिले जुले संकेत बीती रात हमने देखे। डाउ उतार चढ़ाव के साथ करीब 224 अंकों की गिरावट के साथ क्लोज होता हुआ नजर आया। टैरिफ की चिंता के चलते हमने देखा कि कुछ स्टॉक स्पेसिफिक मूव्स वहां पर भी देखने को मिले, वॉलेटिलिटी वहां पर भी है, और जैसे अर्निंग सीजन भारतीय बाजार में है वैसे ही अमेरिकी बाजार में भी तिमाही नतीजों का दौर चल रहा है, तो वो भी एक सेंटिमेंट है जिसके चलते फोकस रेडार में स्टॉक स्पेसिफिक, सेक्टर स्पेसिफिक टर्निंग भी यूएस मार्केट्स में लगातार हो रही है। एशियाई बाजार की तरफ से मिले जुले संकेत देखेंगे आप। जापान में लगातार चौथे दिन तेजी देखने को मिली। निक्केई करीब 800 अंकों की मजबूती दिखा रहा है, और कॉस्पी में 4 दिनों की तेजी जो थी वो तेजी पर थोड़ा सा ब्रेक लगता हुआ एक सपाट कामकाज आज के सत्र में देखने को मिला है। सो एशियाई बाजार से भी मिले जुले संकेत ही आप कह सकते हैं। इसके अलावा कच्चे तेल की चाल और कमोडिटी मार्केट पर, नॉन एग्री कमोडिटी इन पर्टिकुलर, काफी हद तक मूव्स आते हैं जब ग्लोबल फ्रंट पर सिनेरियोज बदलते हैं, वॉलेटिलिटी होती है, न्यूज फ्लोज और डेवलपमेंट्स लगातार बनते हैं। और इसी कड़ी में ब्रेंट क्रूड की अगर बात करें, सोने चांदी की अगर बात करें, ब्रेंट क्रूड $66-67 बैरल के आसपास ट्रेंड करता हुआ घरेलू बाजार में भी बिकवाली का दबाव नजर आ रहा है, तो इस पर फोकस होगा। नेचुरल गैस पर भी नजर है। सोने चांदी की चाल पर सुरक्षित निवेश के तौर पर, सेफ हेवन कमोडिटी के तौर पर बढ़त और चमक जो है वो लगातार बढ़ती हुई दिख रही है। विदेशी बाजार में भी चमक बढ़ी है, और घरेलू बाजार में भी 1 लाख के पार सोना, 1,15,000 के पार चांदी। आउट परफॉर्मेंस चांदी की तरफ से आती हुई अगर सोने के मुकाबले आप देखेंगे। यूएस 10 ईयर बॉन्ड यील्ड 4.25% पर इंटैक्ट, और डॉलर इंडेक्स 98 के लेवल्स पर आप पाएंगे। तो क्लियरली मिले जुले संकेत, डोनाल्ड ट्रंप की तरफ से कोई बड़ा ट्वीट, ट्रूथ सोशल पर कोई टेक अवे या कोई भी सेंटिमेंट्स इस वक्त ओवरनाइट आते हुए नहीं दिखे हैं, लेकिन वीकेंड है, ध्यान रखना होगा। सैटरडे, संडे, फ्राइडे नाइट, आज जब यूएस के मार्केट्स खुलेंगे तो डोनाल्ड ट्रंप की तरफ से कोई प्रतिक्रियाएं आ जाती है तो फिर सोमवार का सेशन जो है एक इम्पैक्ट वहां पर पड़ सकता है। लेकिन ऑन दी फेस ऑफ इट इस वक्त सब कुछ ठीक लग रहा है विदेशी बाजार के संकेतों से। एटलीस्ट 24,641 के लेवल्स पर निफ्टी इम्प्लाइड ओपन इस वक्त हम देख रहे हैं। भारतीय बाजार के लिए ये संकेत कैसे नजर आएंगे, इवेंचुअल इम्पैक्ट कितना दिखेगा, इस पर आज फोकस रहेगा। अब आ जाते हैं भारतीय बाजार की तरफ। कल के सत्र में लास्ट 1 आवर ऑफ ट्रेड काफी अच्छा रहा। 24,596 के स्तर मजबूती के साथ निफ्टी ने क्लोजिंग दिखाई। हरे निशान के साथ बैंक निफ्टी में क्लोजिंग रही, और दिन की शुरुआत ऐसी नहीं थी, बेहद उतार चढ़ाव थे ड्यूरिंग द एंटायर सेशन। एडिशनल टैरिफ के अनाउंसमेंट के ठीक बाद एक नीजर्क रिएक्शन था। दिन भर हमने देखा वो वॉलेटाइल मूव, और लास्ट 1 आवर ऑफ ट्रेड में बाजार ने बढ़िया मोमेंटम दिखाया। अभिषेक, एफआईएस डीआईएस के आंकड़ों पर एक नजर डालते हैं। विदेशी संस्थागत निवेशकों की तरफ से बिकवाली अब भी जारी है। कमबैक कब होगा, इसी का इंतजार है। और अगर आप देखेंगे 14 सेशन है जबकि एफआईएस की तरफ से बिकवाली है। ऑन द फ्लिप साइड 24th सेशन है जबकि डीआईएस, घरेलू संस्थागत निवेशक, भारतीय बाजार को संभाल रहे हैं, सपोर्ट दिखा रहे और खरीदारी का रुख अपना रहे हैं। मानसी, बिल्कुल देखिए, डीआईएस को तो सल्यूट करना चाहिए, हेड्स ऑफ कि लगातार उनकी बाइंग हो रही है, और जो घरेलू फंड्स हैं वो बाजार को सपोर्ट देने का काम कर रहे हैं। अदरवाइज तो फिर हम गिरावट काफी ज्यादा देखते हैं। एफआईएस का सपोर्ट बिल्कुल ही गायब है। आप देखिए, जुलाई में 47,000 करोड़ रुपए की सेलिंग थी, उससे ज्यादा की, और अगस्त में अब तक करीब हम 15,900 करोड़ रुपए की सेलिंग देख चुके हैं। कहीं से कोई राहत के संकेत नहीं आ रहे हैं, और जो लॉन्ग होल्डिंग है उनकी 8.5% से टच से मस नहीं हो रही है, कोई चेंजेस भी नहीं हो रहे हैं। लगातार हम देख रहे हैं कि बिकवाली का आंकड़ा उनकी तरफ से आ रहा है। कल भी लगभग 5,000 करोड़ रुपए के आसपास की बिकवाली आई है।
शॉर्ट्स बहुत ज़्यादा हैं। एफआईज अगर शॉर्ट कवरिंग पर अगर आए मानसी ना, तो फिर यकीन मानिए कि बाजार में हम बड़ी तेजी देख लेंगे। और जो भी हमने गिरावट बाजार में देखी है ना, 1000 पॉइंट के निफ्टी में, निफ्टी बैंक में करीब 2000 पॉइंट की, ये सारी की सारी भरपाई हम कर लेंगे। लेकिन कंडीशन ये है कि एफआईज आएंगे कैसे, ये थोड़ी मुश्किल सी सिचुएशन लग रही है। हालांकि अगर आप फिलहाल देखेंगे ना, तो आज में आप जब हेडलाइन पढ़ रही थी तो मुझे एक चीज़ बड़ी अच्छी लगी कि नतीजों के फ्रंट पर बड़े अच्छे नतीजे आए हैं। LIC के नंबर अच्छे, BSE के नंबर अच्छे, टाइटन के नंबर अच्छे, HPCL के नंबर दमदार आए हैं। तो 6 नतीजे आपने बताया कि बड़े अच्छे नतीजे आए हैं। और हाल फिलहाल हमने देखा है कि नतीजों के फ्रंट पर ना चीज़ें सुधरती हुई दिखी हैं। और ये देखिए, मतलब ये काफ़ी टाइम के बाद मैं देख रहा हूं कि हमारा अर्निंग का जो स्कोर कार्ड है ना, उसमें अच्छे नतीजों की संख्या हम देख रहे हैं कि मिले जुले या फिर कमज़ोर से ज़्यादा दिखाई दे रही है। तो सेकेंड हाफ निश्चित तौर पर एक बढ़िया गया है नतीजों के लिहाज से। और नतीजे हाल फिलहाल जो भी आए हैं बड़े बढ़िया आए हैं। तो मोमेंटम सुधरना तो चाहिए। अब एफआईज का हम क्या करें, मतलब समझ में नहीं आता है कि आखिर वो चाहते क्या हैं, भारतीय बाजार से उनकी उम्मीदें क्या हैं। क्योंकि अब ये थोड़ी बहुत अनिश्चितता तो रहती है। बाजार ऐसा तो है ना कि बिना अनिश्चितता के चलता है। अब ये ट्रेड टॉक्स वगैरह चल रहे हैं, ठीक है, लेकिन आप तो घरेलू इकोनॉमी पर, आप तो भारत के पर पैसे लगाते हैं ना। तो ये जो चीज़ है कि ये जो बेरुखी है ये लगातार उनकी जारी है। देखते हैं कि कब खत्म होती है। लेकिन घरेलू फंड्स और उनका जो स्ट्रेंथ है लगातार वो कायम है। और काफ़ी टाइम के बाद हम मानसी देख रहे हैं कि जो DIIs की जो लॉन्ग होल्डिंग है इंडेक्स फ्यूचर्स में, वो चली गई है 70% के ऊपर। काफ़ी टाइम के बाद हम देख रहे हैं। और शॉर्ट्स उनके रह गए हैं 30% से भी कम। अब ये कल देखिए, कल 10,000 करोड़ रुपए की बाइंग की है DIIs ने। हालांकि कल हमने देखा था कि इटर्नल का कोटक बैंक की ब्लॉक डील भी थी। लेकिन बावजूद उसके हम मोमेंटम लगातार बिल्डअप होते हुए देख रहे हैं। अब ये दिक्कत वाली बात एफआईज की है। देखते हैं क्या होता है। ये टैरिफ को लेकर थोड़ी अनिश्चितता तो है, ये हम सभी को परेशान कर रही है। ये हफ्ता बड़ा ही मानसी, मैं सबके लिए कहूँगा, हमारी पूरी टीम के लिए, ट्रेडिंग कम्युनिटी के लिए, ब्रोकर्स के लिए थकाने वाला बहुत ज़्यादा रहा है। क्योंकि रात को क्या आएगा ट्रंप की तरफ से पता नहीं होता था। हालांकि आज देखते हैं कि मोदी की जो बैठक होने वाली है, इस बैठक में क्या डिसीजंस होते हैं। ट्रंप ने कह दिया है कि जब तक हमारे इश्यूज रिजॉल्व नहीं होते हम ट्रेड टॉक्स नहीं करेंगे। यानी कि ये जो बातचीत चल रही थी कि अमेरिका का डेलीगेशन आएगा अगस्त के मध्य में, अब ये सारी चीज़ें पीछे हो गई हैं। ये अनिश्चितता थोड़ी सी लिंगर और होगी। हालांकि अच्छी चीज़ ये है, जो मैं बार बार कह रहा था कि ट्रंप की जो असली जो दिक्कत है ना, वो ब्रिक्स को लेकर है। अब ब्रिक्स का पार्ट भारत है, तो भारत के साथ उनकी तनातनी। लेकिन ब्राजील के जो राष्ट्रपति हैं लूला डा सिल्वा, उनका सपोर्टिव एक स्टेटमेंट आया है। चीन की तरफ से भी मतलब टैरिफ को लेकर एक भारत के समर्थन वाला बयान आया है। तो चाइना, रशिया, भारत, ब्राजील कम से कम ये इस मोर्चे पर साथ दिखाई दे रहे हैं। देखते हैं कि चीजें यहां से किस दिशा में प्रोग्रेस होती है। थोड़ी सी अनिश्चितता होगी, अगले 20 दिन काफी अनिश्चितता वाली है। लेकिन यह है कि घरेलू फंड्स बाइंग कर रहे हैं, उनको लग रहा है कि मौके हैं और ये बाजार में वैल्यू बाइंग निश्चित तौर पर मानसी हम तो कह भी रहे हैं कि निवेशों के लिए कोई दिक्कत की बात नहीं है। और हमारा स्टांस आज भी यही है कि अगर कोई इन्वेस्टर है तो जो भी गिरावट आ रही है उसको बाइंग के लिए उसका इस्तेमाल करना चाहिए। आयोन डिप्स की रणनीति ज़रूर है। और जिस तरह अभिषेक बता भी रहे थे कि सेकेंड हाफ ऑफ अर्निंग सीजन अब पॉजिटिव हो रहा है, और आज भी देखिए बहुत अच्छे अर्निंग्स आए। मैं खुद ही बना रहा था ये अर्निंग्स लिस्ट, तो गुड और इनलाइन सेट ऑफ नंबर्स बहुत है और वीक तो 1 या 2 ही हैं। तो यहाँ पे आशा ज़रूर है। फेस्टिव सीजन है और इंडिया इज़ अ कंजम्पशन इकोनॉमी, तो अब जो है कंजम्पशन की अप मूव भी देखने वाली है, तो इस पर भी नज़र रखेंगे। लेकिन अभिषेक, कल निफ्टी की बात करें तो बहुत एक अच्छा अप मूव जो है लास्ट आवर ऑफ ट्रेड में हमने देखने मिली थी, और 24,596 ऑलमोस्ट 24,600 लेवल्स के पास आई, तो हरे निशान में बंद हुआ था निफ्टी। तो यहाँ पे आज क्या स्ट्रैटेजी रहेगी? सेल ऑन राइज की रणनीति रहने वाली है या ओपनिंग सेशन जो है वॉलेटाइल रह सकता है? शरद, निफ्टी की बात करें, कल अब रिकवरी देखिए, मतलब क्लोजिंग से अगर हम लोअर लेवल्स और क्लोजिंग को जोड़ेंगे तो 250 पॉइंट की रिकवरी निफ्टी में आई और इसकी किसी ने उम्मीद नहीं की थी। निफ्टी बैंक की बात करें, 550 अंकों की रिकवरी, 55,000 के नीचे के हमने लेवल देखे। 2 महीने के निचले स्तर पर निफ्टी बैंक फिसल गया था। लेकिन क्या हमने, आपने, मानसी ने, किसी ने उम्मीद की थी कि रिकवरी आएगी? जवाब है नहीं की थी। तो ये वोलेटिलिटी बाजार में है और ये कतई ठीक नहीं है। आप ट्रेडर जो है उसके लिए कितनी मुश्किल की बात है कि वो क्या एंटिसिपेट करे, कैसे ट्रेड ले।
हमने तो खैर कह रखा है कि नहीं, अगर आपको ना, अगर इंडेक्स में अगर चीजें समझ में नहीं आ रही हैं, आप बहुत एविड ट्रेडर नहीं हैं, बहुत कुशल नहीं हैं, लगातार अपने ट्रेड को मॉनिटर नहीं कर सकते हैं, तो आप इंडेक्स से दूर रहिए, कोई बात नहीं है। ये मतलब पैसे नहीं गंवाना है। अब ये कुछ दिन चीजें निकल जाए, इंडेक्स को छोड़िए, स्टॉक्स में मौके बन रहे हैं, उसका फायदा उठाइए। कल ये रिकवरी आई क्यों शरद, मैं भी वही बता देता हूं। देखिए कल दिन के दौरान जो खबर आई ना कि ट्रंप और पुतिन की बातचीत होने जा रही है, के हवाले से खबर आई कि दोनों मुलाकात करेंगे। इससे क्या हुआ, थोड़ा सेंटिमेंट बेहतर हुआ, बेहतर इन द सेंस की उम्मीदें ये बढ़ी कि अगर बातचीत होती है तो शायद ट्रंप पुतिन को कन्विंस करने की कोशिश करेंगे कि यूक्रेन के साथ वो युद्ध को रोक दें, और कोई भी पॉजिटिव डेवलपमेंट आया, थोड़ा सीज फायर भी अगर मान लीजिए आया अगर, तो ये भारत के लिए भी एक अच्छे ट्रिगर के तौर पर काम करेगा कि जो तनातनी है रूस के साथ, रूस के संबंधों को लेकर अमेरिका की, उसमें थोड़ी सी हम नरमी देखने को मिलेगी। बाजार ओवरसोल्ड जोन के करीब थे कल हमने देखा कि निफ्टी का जो पीसीआर था 0.7 पर आ गया था, 0.8 के नीचे जाता है तो फिर वो थोड़ी सी ओवरसोल्ड टेरिटरी के नजदीक जाने लगता है, वहां पे था। आरएसआई हम देख रहे थे गिर के 35 के आसपास आ गया था, जबकि 30 का लेवल के नीचे अगर चले गए तो ओवरसोल्ड टेरिटरी में चले जाते हैं। तो ये सारी चीजें थी, वहां से थोड़ी रिकवरी कोशिश हुई। और घरेलू फंड्स की जो बाइंग दिख रही है 10,000 करोड़ रुपए के आसपास की ना, फंड्स तो बाइंग कर रहे हैं, फंड्स लगातार देख रहे हैं कि अपॉर्चुनिटी बाजार में जहां भी मिल रही है पैसे वो डिप्लॉय कर रहे हैं, और कल भी ये हमने होते हुए दिखा है। अब आज की बात करते हैं। अब ये ट्रंप के टैरिफ को लेकर ओवरनाइट कोई बुरी खबर तो नहीं आई है कि हम आगे टैरिफ कितना बढ़ाएंगे, क्या करेंगे, लेकिन ये कहना कि हम अब कोई नेगोशिएशन नहीं करेंगे, कोई ट्रेड टॉक्स नहीं होंगे, ये अपने आप में थोड़ी सी ना चिंताजनक है, क्योंकि हम आप चाहते हैं कि ये बातचीत हो और मामला सुलह की तरफ बढ़े, जो भी हो, आप एक डिसीजन, कोई एक फाइनल हो जाए कि टैरिफ कितना है, फिर उसके साथ हम जीना देखिए बाजार सीख लेगा। बाजार ने बहुत बड़े बड़े इवेंट्स को अब्जॉर्व किया है और डिस्काउंट किया है। सबसे बड़ी अनिश्चितता तो कोविड थी, कोविड में किसी को नहीं पता था कि होने क्या वाला है, उसके बाद भी हमने देखा कि बाजार में शार्प रिकवरी आई, हमने नए हाइज देखे, तो सारी चीजें हो जाती हैं। लेकिन ये अनिश्चितता है ना, बाजार को परेशान करती है। हम कल भी यही कह रहे थे कि अनिश्चितता बाजार को पसंद नहीं है, टैरिफ वाला मुद्दा थोड़ा सेकेंडरी है, तो देखते हैं क्या होता है। लेकिन आज की अगर हम बात करें तो कल हमने देखा कि 24,400 का सपोर्ट तोड़ने के बाद तेज रिकवरी आई। अभी सतर्क रहने की ही सलाह है, उतार चढ़ाव बाजार में बना रहेगा, इस बात के भी पूरे आसार हैं। शुक्रवार का सत्र है, ओवरनाइट ट्रेड बिल्कुल नहीं लेके जाएं, बिल्कुल इसके लिए नो है, और ओवरनाइट ट्रेड लेना ही नहीं है। और अगर कोई किसी के पास है भी अगर तेजी की पोजीशन, तो बहुत ही हल्की आप उसको कर लीजिए। 24,500 से 24,400 ये आज भी सपोर्ट रेंज है निफ्टी के लिए। ऑप्शंस के डेटा भी ये सजेस्ट कर रहे हैं कहीं ना कहीं, और रेजिस्टेंस का जोन है वो है 24,700 का। बाजार में देखिए तेजी कब कंफर्मेशन आएगी, एक तो तेजी होगी, शॉर्ट कवरिंग की शुरुआत तब होगी जब हम देखेंगे कि टैरिफ के मसले पर कोई पॉजिटिव चीज निकल के आएगी। अभी वो पॉजिटिव चीजें मिसिंग हैं, तो फिर वो शॉर्ट कवरिंग एफआईज के शॉर्ट्स को भी हम देखेंगे, ट्रिगर करेंगी, वो भी अपने शॉर्ट्स काटेंगे, बाजार में भी तेजी बनेगी। लेकिन 24,800 से लेकर 24,500 ये लेवल जब तक क्रॉस नहीं होता है, तब तक मुझे लगता नहीं कि बाजार में वो टिकाऊ वाली तेजी होगी। उसके पहले ये वोलेटिलिटी बनी रहेगी, बाजार में उतार चढ़ाव होते रहेंगे, और ये जो परेशानी हम झेल रहे हैं ना टैरिफ को लेकर, ये कम से कम मुझे लगता है कि अगले 3 हफ्ते, यानी कि 27 अगस्त की जो डेडलाइन है, 25% का जो एडिशनल टैरिफ लगाया है डोनाल्ड ट्रंप ने, वो लगने तक, क्योंकि वो लगेगी नहीं लगेगी, क्या फाइनल होगा ये नहीं पता है, तब तक बाजार में थोड़ा अस्थिरता का माहौल मुझे लगता है कि बना रहेगा। लेकिन आज के लिए 24,500 24,400 ये एक सपोर्ट रेंज के तौर पर काम करने की उम्मीद है। इंपॉर्टेंट सपोर्ट लेवल्स पे जो है नज़र ज़रूर रहेगी, लेकिन कल अप मूव ज़रूर आया, लेकिन देखिए वेट एंड वॉच रहेगा एटलीस्ट टिल 27 अगस्त, अभिषेक बता रहे हैं। अभिषेक, निफ्टी बैंक थोड़ा बेटर प्लेस लग रहा है टेक्निकली चार्ट्स के हिसाब से देखा जाए, और एक आउट परफॉर्मेंस भी शायद इस सेगमेंट में आ सकता है। निफ्टी बैंक पे आपकी क्या राय रहेगी, जरा बताएं। शरद, निफ्टी बैंक की बात करें तो देखिए कल रिकवरी तो बड़ी सॉलिड आई है, और मतलब निफ्टी बैंक वैसे अगर आप देखेंगे सेंटिमेंट के लिहाज से ना, तो निफ्टी से बेटर प्लेस्ड है, कोई दिक्कत की बात नहीं है, क्योंकि बैंकिंग को आप ना डायरेक्टली कोरिलेट आप कर नहीं सकते हैं टैरिफ वगैरह की चीजों के चलते। लेकिन यह है कि सेंटिमेंट जब वीक होते हैं
तो फिर हमने देखा है कि पिछले 10-11 सत्र में, मतलब 7 सत्र में निफ्टी बैंक में भी गिरावट आई है और 2 महीने के कल निचले स्तर पर निफ्टी बैंक चला गया था। अगर हम 57,200 से जोड़ेंगे तो कल गिरावट के साथ जो हो गए थे लेवल, वो करीब 2200 पॉइंट की गिरावट ऊपरी स्तर से हो चुकी है पिछले 11-12 सत्र में। तो दिक्कत तो वहां भी है, ऐसा नहीं हम कह सकते कि हाँ चीजें बहुत वहां पर अच्छी हैं, बट ये है कि हाँ ये जो उतार चढ़ाव आ रही है ना, अब बैंक निफ्टी में 12 ही शेयर हैं तो स्विंग्स काफी वाइल्ड होते हैं। और उस स्विंग्स के वाइल्ड होने की वजह ये भी है कि आप देखिए 2 शेयरों का वेटेज ज्यादा है, आईसीसी बैंक और एचडीएफसी बैंक। देखिए जो दर्शक देख रहे हैं वो सोचते हैं कि बार बार हम एक चीज क्यों कहते हैं। ये चीज इसलिए कही जाती है कि ये एक मुद्दा है, ये तो हम रेगुलेटर से भी कोशिश करते हैं, ये हम एक्सचेंजेस से भी कहते हैं कि इस मुद्दे पर ना सोचा जाना चाहिए कि किसी एक स्टॉक का जो वेटेज हो ना वो 15-20% से, मतलब मैक्स टू मैक्स 20% हो, उससे ज्यादा ना हो। अब ये 2 शेयरों को अगर वेटेज अगर 53% होगा तो फिर दिक्कत तो आती है। लेकिन जो सपोर्ट की हम बात कल कर रहे थे, 55,000 का सपोर्ट देखिए शरद आज भी निफ्टी बैंक के लिए है। 55,000 ही सपोर्ट है, थोड़ा सा डीप जरूर लगेगा आप देखेंगे तो यहां से, लेकिन कल हमने 55,000 को भी तोड़ा है, वहां पर सपोर्ट है। रेजिस्टेंस की बात करें तो 55,800 एक ऊपर की तरफ रेजिस्टेंस का लेवल है। गिरावट मान लीजिए अगर आ रही है जो भी बैंकिंग स्टॉक्स में, मुझे लगता है कि जो अच्छे बैंक्स हैं, एचडीएफसी बैंक, आईसीसी बैंक, एसबीआई जैसे जो बैंक से, एक्सिस बैंक है, यहां पर ना बाइंग करने का मौका है। लेकिन एक चीज और है, जो इंडेक्स के जो ट्रेडर्स हैं, ये जो अगर जो गिरावट आ रही है ना, तो वहां पर बहुत लपक के खरीदारी करने का समय ये नहीं है। किसी को अगर मिल गए ट्रेड तो मिल गए, बहुत सारे लोग होंगे कि जो प्रॉफिट बना रहे होंगे, बहुत सारे तो ट्रैप भी हो रहे होंगे, जो जिन्होंने कल शुरुआती चाल देख के बाजार को शॉर्ट किया होगा, उनकी तो बड़ी बुरी हालत हुई है। तो ये मुझे लगता है कि ये सेल ऑन राइज पोजीशन को उछाल पर थोड़ा लाइट करने का ये समय है। निफ्टी बैंक दोनों के लिए एप्लीकेबल है। निफ्टी बैंक जब तक 56,000 के लेवल को, 56,500 को रीगेन नहीं करता है, तब तक निफ्टी जब तक 24,800, 25,000 के लेवल को रीगेन करके उसके ऊपर की स्ट्रेंथ नहीं दिखाता है, आप सेल ऑन राइज की स्ट्रेटजी बनाइए, उछाल पर पोजीशन हल्की करते रहिए। सलाह यही है, बॉटम फिशिंग करने की कोशिश ना कीजिए। दूसरी चीज, शॉर्ट अभी इस बाजार में अवॉइड करिए, शॉर्ट करने पर फंसने की जोखिम बाजार में ज्यादा दिखाई दे रहे हैं। करें और सेल ऑन राइज की रणनीति रखें दोनों ही इंडिसेस में। लेकिन चलिए एफएनओ की किस तरह सेटिंग आ रही है और आज के दिन ट्रेड में जो है कहाँ पे पोजीशंस बन रहे हैं, कहाँ मूवमेंट्स देखने मिले, सारे डिटेल्स हमें पुलकित बताएंगे। पुलकित, देखा जाए तो एक अच्छी लॉन्ग बिल्डअप दोनों में देखने मिली, बट ये देखिए एक ट्रेलर है, अभी क्या पूरा पिक्चर बनता है कि ये फिजल आउट होता है ये किसी को पता नहीं है। आप ज़रा बताएं किस तरह देख रहे हैं डेटा। जी शरद जी, कल हमने एक शॉर्ट कवरिंग देखी, उसमें एक सबसे बड़ा जो योगदान था वो डीआई की बाइंग का था। हमने देखा लगभग 11,000 करोड़ के आसपास की वो डीआई की बाइंग आई थी। दर्शकों को ये भी बता दूं, 7 अप्रैल के बाद ये सबसे बड़ी डीआई की सिंगल डे बाइंग है। 7 अप्रैल के आसपास 12,000 करोड़ की थी, उसके बाद ये कल हुई है। अब एफएनओ के डेटा को हम थोड़ा समझते हैं। इंडिया विक्स की अगर हम बात करें तो करंट लेवल 11.69 पर है, कोई बहुत ज़्यादा समस्या वाली बात नहीं है, कंफर्टेबल पोजीशन में है। वहीं अगर मैं पुट कॉल रेशो की बात करूं तो जो निफ्टी का पुट कॉल रेशो है वीकली, चूंकि वीकली एक्सपायरी तो वीकली एक्सपायरी का पुट कॉल रेशो लेते हैं, वो 1.02 पर है। वहीं अगर मैं बैंक निफ्टी की बात करूं तो ये मंथली एक्सपायरी का पुट कॉल रेशो वो 0.8 के ऊपर है। दोनों ही कंफर्टेबल पोजीशन में है। वहीं अगर मैं चेंज इन ओपन इंटरेस्ट की बात करूं इंडेक्स फ्यूचर में तो थोड़ा सा ये 2.12% हुआ है, बड़ा है, और जो एक्टिविटी है वो लॉन्ग बिल्डअप की देखी गई है। वहीं अगर मैं हाईएस्ट ओपन इंटरेस्ट की बात करूं किसी स्ट्राइक प्राइस में तो पुट में ये 2 स्ट्राइक प्राइस हैं जहां पे हाईएस्ट पुट में ओपन इंटरेस्ट देखा गया, एक है 24,500 और एक लगभग उतना ही हमने 23,500 के ऊपर भी नजर आ रहा है। वहीं अगर मैं कॉल की तरफ बात करूं तो ये 25,000 के ऊपर है। बैंक निफ्टी में बात करें तो चेंज इन ओपन इंटरेस्ट 1.64% के आसपास है और एक्टिविटी लॉन्ग बिल्डअप की है यहाँ पर भी। हाईएस्ट ओपन इंटरेस्ट की बात की जाए कि किसी स्ट्राइक प्राइस पर बैंक निफ्टी में कहाँ पर है तो ये पुट और कॉल दोनों में ही 57,000 के ऊपर बना हुआ है। एफआई लॉन्ग पोजीशन की बात करें तो ऑलमोस्ट सेम आई है जो कल के पहले परसों के ट्रेडिंग सेशन के बाद बनी थी, वही 8.6% के ऊपर है। डीआई पोजीशन की बात करें तो ये थोड़ी सी बढ़ के आई है, लगभग 70.3% के आसपास।
एफएनओ बैंड में सिर्फ एक शेयर है अभी, जो वो है पीएनबी हाउसिंग। तो शरद जी, ये था एफएनओ का सेटअप कि कैसा क्या है। बाकी आज न्यू वीकली एक्सपायरी है, तो हो सकता है ना कम मूवमेंट ज़्यादा हम देख पाए। द रीज़न बीइंग कि यहाँ पे अभी कम ओपन इंटरेस्ट बिल्डअप है। जी बिल्कुल, इस पे जो हमारी नज़र रहेगी, लेकिन एक इम्पॉर्टेंट फ्लैश आ रहा है मूडीज ऑन इंडिया। यहाँ पे एक बार देख लेते हैं, यूएस टैरिफ बढ़ने से जो है भारत की जीडीपी ग्रोथ के असर का संभव है। तो यहाँ पे देखिए तो सिर्फ और सिर्फ 0.3% जीडीपी, हमने आपको पहले ही बता दिया था कि 0.2 से 0.3% जीडीपी पे इम्पैक्ट आएगा, और अब इम्पैक्ट एनालिसिस आ रहे हैं। तो देखिए कुछ खास उतना अभी जो है लंबे समय में जो है कुछ इम्पैक्ट नहीं देखने वाले हैं। लगभग 50% टैरिफ अगर लगता है तब आपको जो है महंगाई पर थोड़ी असर ज़रूर देखने मिलेगी। लेकिन इंटरेस्टिंगली डोमेस्टिकली हमारे जो इन्फ्लेशन है वो जो है मंथ लो पे है, और आरबीआई ने ये बात भी कह दी है, तो घबराने की बात नहीं है। इम्पैक्ट एनालिसिस भी जो है फॉरेन रेटिंग एजेंसी से धीरे धीरे आने लगे हैं, तो ये इंपॉर्टेंट डेवलपमेंट ज़रूर है। ऑलराइट, तो मूडीज की तरफ से इंडिया पर जो टेक्स है इस वक्त आप अपने स्क्रीन पर देख रहे हैं। इंपॉर्टेंट डेवलपमेंट ये सारे, और इन सारे डेवलपमेंट पर फोकस होना चाहिए, क्योंकि इवेंचुअल इम्पैक्ट कहीं ना कहीं इसका जो है वो मार्केट्स पर पड़ता हुआ दिखेगा। 50% टैरिफ बढ़ने से ग्रोथ पर 0.3% के इम्पैक्ट्स आते हुए नजर आ सकते हैं, कहना है मूडीज का। लेकिन चलिए आगे बढ़ते हैं और एक बार स्क्रीन पर आपको दिखा देते हैं कि हमारे पास इस वक्त क्या कुछ खास है आपके लिए। हमारी पूरी की पूरी टीम इस वक्त आपके साथ जुड़ी हुई है। मैं, अभिषेक और शरद आपके साथ बने हुए हैं। पुलकित लगातार डेरिवेटिव के फ्रंट पर जो कुछ भी हो रहा है सारे ट्रिक्स हमें बता रहे हैं। नए सीरीज की पहली एक्सपायरी कल हुई, और उसके बाद अब वापस से आज के सेशन में भी क्या कुछ है डेरिवेटिव्स के फ्रंट पर विस्तार से पुलकित ने हमें बताया। साथ साथ अन्य चीजों पर भी फोकस है। मेरी पूरी रिसर्च टीम हमारे साथ जुड़ी हुई है। स्नेही है हमारे साथ, सृष्टि है एसबीआई की खबर पर और एसबीआई के नतीजों से ठीक पहले। वरुण दुबे भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, अनुमान हमें बताएंगे। अंकुर मिश्रा भी हमारे साथ है, और ईटी नाउ स्वदेश की खबर पर मोहर लगी है। सबसे पहले अंकुर मिश्रा ने भी इस खबर को ब्रेक किया था, और उसके ठीक बाद सारे के सारे टेक्स लगातार हमें बता रहे हैं। हमारे एक्सपर्ट्स भी हैं, हरीश जुजारे, सुनील सुब्रमण्यम सर भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, फंडामेंटल और टेक्निकल एक्सपर्ट लगातार आपकी हैंड होल्डिंग करते हुए। और चलिए सीधा चलते हैं वरुण दुबे के पास और उनसे समझते हैं एसबीआई के नतीजे। एसबीआई के नतीजों का अनुमान तो आपको बताएंगे, लेकिन उससे ठीक पहले बैंक्स फाइनेंशियल्स पर एक टेक भी होना चाहिए। एसबीआई के नंबर्स, एक्सपेक्टेशंस क्या हैं हरीश? ये तो हम लगातार समझ रहे हैं, देख की मॉनिटरेबल्स की अगर बात करें और क्वार्टरली अपडेट्स अगर बैंक्स फाइनेंशियल्स के याद करेंगे, क्रेडिट ग्रोथ सिनेरियो, डिपॉजिट ग्रोथ सिनेरियो बेहतर रहे थे बैंक्स फाइनेंशियल्स के। अब यहाँ से सरकारी बैंक, निजी बैंक क्षेत्र, कौन से पॉकेट है जिस पर फोकस होना चाहिए, और साथ साथ बाजार खुलने से पहले आपके ट्रेडिंग आइडियाज क्या हैं वो भी बताइएगा। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग मानसी जी और सारे पैनलिस्ट को भी गुड मॉर्निंग। बिल्कुल, हमने कल एक शानदार रिकवरी देखने मिला था। देखिए लास्ट कुछ दिनों से वो वही चीज बता रहे हैं कि निफ्टी के सपोर्ट जोन है 24,500 से 450। तो कल के ट्रेडिंग सेशन में वो टेस्ट भी किया और उसके नीचे भी पिछला था इंट्राडे में, लेकिन एक रिकवरी देखने मिला शार्पली, और उसके ऊपर ही क्लोजिंग फंसे होते हुए देखने मिल रहा है। तो मुझे लग रहा है कि निफ्टी में अभी भी वो बेस अभी तक होल्ड रखा हुआ है। 24,450 के अराउंड स्ट्रॉन्ग सपोर्ट जोन है। अगर ऊपर की ओर देखते हैं तो देखिए अभी भी रेजिस्टेंस जोन बना हुआ है 24,650 से लेकर 700। जब तक इसके ऊपर नहीं निकलता है निफ्टी में, मुझे लग रहा है कि ये थोड़ा कंसोलिडेशन में कंटिन्यू हो सकता है। उसके मुझे लग रहा है 24,700 के ऊपर निकल तब भी जाके हम लोगों को एक शार्प रैली देखने मिल सकता है, जो 24,850 और 25,000 लेवल्स तक देखने मिल सकता है। तो ओवरऑल यहाँ पे मुझे लग रहा है कि एक साइडवेज कंसोलिडेशन कंटिन्यू हो सकता है। कोई भी मेजर मूव आपको अपसाइड आने के लिए 24,700 के ऊपर टिकना जरूरी है निफ्टी के लिए। और मेजर चीज ये है कि अभी तक एफआईएस का लॉन्ग शॉर्ट पोजीशन के देखते हैं वहां पे कोई सुधार नहीं देखने मिल रहा है। तो वो थोड़ा कंसर्निंग चीज है कि इतना मार्केट कंसोलिडेट हो रहा है तो भी मार्केट वहां पे कोई मेजर ट्रेंड चेंज होते हुए देखने नहीं मिल रहा है। तो ये भी चीज है। और बैंक निफ्टी की बात करते हैं, देखिए बैंक निफ्टी में भी एक अच्छा खासा रिकवरी देखने मिल रहा है, लेकिन अभी भी उसी में भी देखा है तो रेजिस्टेंस जोन 55,650 700 लेवल्स के आसपास है। तो ये लेवल्स जो भी है ऊपर के निकालना जरूरी है निफ्टी इंडेक्स, बैंक निफ्टी भी, तब भी जाके हम लोग को एक शार्प रैली देखने मिल सकता है। नहीं तो मुझे लग रहा है कि कंसोलिडेशन कंटिन्यू हो सकता है। और बैंक निफ्टी में सपोर्ट की बात करते हैं तो मुझे लग रहा है कि 55,000 के आसपास अभी भी स्ट्रॉन्ग फुल सपोर्ट है। तो उसके ऊपर टिकता है, मुझे लग रहा है कि थोड़ा नीचे लेवल से फिर से एक बार रिकवरी देखने मिल सकता है।
ओवरऑल मुझे लग रहा है कि एक साइडवेज कंसोलिडेशन कंटिन्यू हो सकता है जब तक ऊपर का लेवल्स का रेजिस्टेंस जोन निकाल नहीं पाता है निफ्टी और बैंक निफ्टी में। और आज के लिए दो स्टॉक्स रहेंगे मेरे रिकमेंडेशन में। देखा है तो कल पीएसयू इन बैंक्स में थोड़ा बहुत बाइंग अपॉर्चुनिटी देखने मिल रहा था, उसमें से यूनियन बैंक ऑफ इंडिया मेरा पहला पिक रहेगा। देखिए यूनियन बैंक ऑफ इंडिया 200 डे मूविंग एवरेज के आसपास से फिर से रिवर्स होते हुए देखने मिल रहा है, तो मुझे लग रहा है कि यहाँ पे एक अपॉर्चुनिटी बन सकती है बाय के लिए। और ऊपर का टारगेट्स को 138 और 140 के लिए एक्सपेक्ट कर सकते हैं, और स्टॉप लॉस 127 का 127.50 का होल्ड मेंटेन करना चाहिए यूनियन बैंक ऑफ इंडिया में। और दूसरा स्टॉक रहेगा मेरा जियो फाइनेंस में। देखिए जियो फाइनेंस में क्लियरली एक पोजिशनल में ब्रेकआउट दिया था कुछ दिन पहले, उसके बाद एक थोड़ा सा करेक्शन देखने मिला था लास्ट 2 दिन में। मुझे लग रहा है कि फिर से एक बार सपोर्ट जोन के आसपास आके टिक चुका है स्टॉक प्राइस, तो करंट लेवल्स पे एक बार बाइंग कर सकते हैं आज के ट्रेडिंग सेशन में। और ऊपर मुझे लग रहा है कि 338 का लेवल शॉर्ट टर्म में मिल सकता है, उसके ऊपर निकल रहा है तो 345 का लेवल नेक्स्ट टारगेट बन के रहेगा। तो इसके लिए स्टॉप लॉस मेंटेन करना चाहिए 313, और बाय करना चाहिए जियो फाइनेंशियल सर्विसेज में। ठीक है, 345 के आसपास के टारगेट बताए हरीश ने जियो फाइनेंशियल के लिए। 313 रुपए का आप स्टॉप लॉस लगा लीजिए। यूनियन बैंक का हरीश एक बार टारगेट और स्टॉप लॉस आप रिपीट कर देंगे। टारगेट्स बनेंगे 138 पहले का, बाद में 140, और स्टॉप लॉस मेंटेन करना चाहिए 127.50। 27.50 का स्टॉप लॉस और 138 रुपीज का टारगेट होगा यूनियन बैंक के लिए। तो बैंकिंग फाइनेंशियल से ये दोनों के दोनों पिक्स। सुनील सर बहुत शुक्रिया आपका समय देने के लिए। गुड मॉर्निंग सर। बस आपके पास हम 2 मिनट में आ रहे हैं, थोड़ा सा इंतजार कीजिए क्योंकि जरा स्टॉक्स की न्यूज़ क्या है आज के लिए, नतीजे कौन से आए हैं, एक बार लिस्ट आपके सामने भी रख देते हैं और उसके बाद हम एक सिलसिलेवार ढंग से शो में आगे बढ़ते हैं सर। शरद बताइए आज नतीजे कौन से आए हैं? नतीजे तो सारे के सारे अच्छे दिख रहे हैं, इक्का दुक्का छोड़ के, तो लिस्ट आज अच्छी लग रही होगी आपको। आज लिस्ट बहुत अच्छा लग रहा है। बहुत दिनों बाद जो है गुड या इनलाइन सेट ऑफ नंबर्स के आंकड़े ज़्यादा देखने मिल रहे हैं। और दीपक सर जो हमारे प्रोड्यूसर टीम में है वो हर रोज़ है बहुत सुंदर से एक टेबल बनाते हैं, और देखिए आपके सामने आ गया है। इसका आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, दोस्तों के साथ शेयर करिए, इतना काफ़ी है समझने के लिए। जीएसएफसी देखिए, टाइटन देखिए, एचपीएससीएल देखिए, सब हरे निशान में है। सीजी कंज्यूमर, मैक्स फाइनेंशियल, जीआईसी, ये इनलाइन टू मिक्स है, लार्जली इनलाइन ही है। कमज़ोर में से सिर्फ 2 ही आ रहे हैं, गोदरेज कंज्यूमर और अपोलो टायर्स, और यहाँ पे एक्सपेक्टेशंस भी था कि ये कमज़ोरी आने वाले हैं। इसके अलावा बीएससी की बात करें, इन स्टॉक्स में भी जो एक अच्छी मोमेंटम देखने मिली है। डायरेक्टर साहब अच्छे नतीजे की लिस्ट और दिखाइए, सिर्फ 3 ही नहीं है, और भी हैं जिसको हम जो डिस्कवर करेंगे। एलआईसी है, एचपीसीएल भी है, और इंटरेस्टिंगली रामको सीमेंट्स भी है। तो आप देखिए ये लिस्ट बढ़ते जा रहा है। कमिंस इंडिया भी है कैपिटल गुड्स के खेमे से, सुब्रोस ऑटो एंसिलरी स्पेस। आप देखिए अच्छे नतीजे कितने ज़्यादा देखने मिल रहे हैं। और यहाँ पे देखे सन टीवी, स्नाइडर, यहाँ पे थोड़े मिले जुले नतीजे ज़रूर आए हैं, लेकिन आपके स्क्रीन में देख सकते हैं हरियाली ज़्यादा है। और निफ्टी का भी एक बार अर्निंग्स दिखाएं तो हमें पूरा पिक्चर आ जाएगा कि सेकंड हाफ में जो है आप कह सकते हैं कि इनलाइन या गुड नंबर्स देखने मिल रहे हैं। अच्छे नतीजे 12, अनुमान के मुताबिक 13, 25, यानी कि हाफ तो ऑलरेडी 50% कवर हो चुका, और 6 अर्निंग्स बाकी हैं, आज 3 आने वाले हैं। तो आप देखिए मेजॉरिटी ऑफ द अर्निंग्स अच्छे या अनुमान के मुताबिक हो रहे हैं, सेकेंड हाफ दिखा भी रहा है। लेकिन अभिषेक खबरों वाले शेयर्स पे अब चलते हैं। ये तो हम पूरी अर्निंग्स का ऊपर से आपको बता दिए क्या देखना चाहिए, लेकिन सबसे पहले भारतीय एयरटेल में ब्लॉक डील हो सकती है, जहाँ पे प्रमोटर लगभग 9,310 करोड़ का जो है ब्लॉक आ सकता है। फ्लोर प्राइस जो है लगभग 3% डिस्काउंट पे है। वही एयू स्मॉल फाइनेंस बैंक पे भी जो है नज़र रखें। ईटी नाउ स्वदेश की खबर पर मुहर लग चुकी है, आरबीआई ने अप्रूवल दे दिया है एयू स्मॉल फाइनेंस बैंक को ट्रांजिशन करने के लिए यूनिवर्सल बैंक की तरफ। एलआईसी की बात करें तो स्ट्रॉन्ग सेट ऑफ नंबर्स आए हैं। ऑपरेशनल नंबर्स की बात करें, नेट अनुमान से बेहतर हैं, और हिंट भी आया है मैनेजमेंट से कि ये एक सिग्निफिकेंट स्टेक एग्जिस्टिंग स्टैंड अलोन हेल्थ इंश्योरेंस कंपनी में ले सकते हैं। कल कैपिटल मार्केट थीम स्टॉक्स जो डेज हाई लेवल पे बंद हुए, और देखिए बीएससी के नतीजे भी स्ट्रॉन्ग आए हैं। ऑपरेशनल बात करें या इन्वेस्टमेंट इनकम बात करें, एचपीसीएल अच्छे नतीजे आए हैं। एबिटा मार्जिन में 142 बेसिस पॉइंट्स का सीक्वेंशियल जंप देखने मिला है, और ब्रेंट क्रूड की नरमी भी पिछले 7 सेशन से देखने मिली है, जिसके कारण एक सेंटिमेंट जो है पॉजिटिव इको कर रहा है एचपीसीएल के लिए। अपोलो टायर्स सीजनली वीक क्वार्टर भी था टायर कंपनीज का, कमज़ोर नतीजे आए, और उसके ऊपर एक वन टाइम एम्प्लॉय एक्सपेंस भी हिट ले लिया कंपनी ने। तो नतीजे तो कमज़ोर आ ही रहे थे इंडस्ट्री के लिए, उसके ऊपर एक एक्सपेंस भी ले लिया। तो आप ऑफकोर्स स्टॉक में जो है सेलिंग आ सकती है। तो इट्स अ क्लेवर फाइनेंशियल मूव कंपनी की तरफ से। जीएसएफसी की बात करें
तो यहाँ पे जो है नंबर्स बहुत अच्छे आए हैं। फर्टिलाइजर स्पेस ने बहुत अच्छा नंबर्स दिया है, खास करके अर्ली मानसून का इम्पैक्ट के कारण। और मार्जिन देखिए डबल हो गया। फर्टिलाइजर कंपनीज के मार्जिन जनरली सपाट रहते हैं या बहुत कम रहते हैं, लेकिन देखिए 4.2% से बढ़ के 8.8% हो गया, तो यानी कि इन्वेंट्री एडजस्टमेंट्स बहुत हुई हैं। गोदरेज कंज्यूमर मार्जिन स्ट्रीट एस्टिमेट से बिलो आए हैं, हालांकि वॉल्यूम ग्रोथ इनलाइन है 8% पे, उसको यूवीजी कहते हैं, अंडरलाइंग वॉल्यूम ग्रोथ इसका फुल फॉर्म है। रामको सीमेंट्स बहुत अच्छा अपमूव आया, नेट प्रॉफिट 128% बढ़ गया ईयर ऑन ईयर बेसिस पे। और इंटरेस्टिंगली अभिषेक मैं बता दूं कि ये महीना जो सीजनली वीक रहता है मानसून के कारण, लेकिन प्राइसिंग पावर बना हुआ है बाजार में, इसका मतलब जो है एक डिमांड है। तो ये अहम स्टॉक्स है जिस पे आपकी नज़र होनी चाहिए। ये हमारे खबरों वाले शेयर्स हैं, आप तो इस पे जो है हमारी नज़र ज़रूर रहेगी। लेकिन चलिए हमारे साथ अशेषा जुड़ गई हैं ब्रोकरेजेस के, तो हम अशेषा के पास चलेंगे। थोड़ी देर में अशेषा भी आएंगी ब्रोकरेज के पिक्स को लेके। लेकिन हमारे साथ सुनील सर जुड़ रहे हैं। सुनील सर गुड मॉर्निंग। आपकी शर्ट बहुत अच्छी लग रही है, मैं बताऊंगा, और पूरा वीकेंड का फ्लेवर जो है ऑलरेडी दिख रहा है। लेकिन हम थोड़े से नाराज़ हो गए थे 2 दिन पहले। हमारा एक्सपेक्टेशन था कि वो 25 बेसिस पॉइंट्स का आरबीआई का रेट कट आ जाए, वो तो नहीं आया, लेकिन सेंटिमेंट्स तो बहुत इम्प्रूव कर गए हैं। और सर बता देते कि मंडे को शायद एक रिकॉर्ड एसआईपी लेवल्स भी आ सकता है। तो अब किस तरह बाजार को देख रहे हैं, और अब फेस्टिव सीजन, इंडियाज कंजम्पशन स्टोरी, बहुत चीज़ प्ले आउट हो रहा है, तो अब नेक्स्ट लेग क्या रहेगा डोमेस्टिकली बताएं सर। हाँ नहीं, बेस्ट स्तर के टैरिफ के जो भी चीज आई नेगेटिव न्यूज वो तो आ गई। नहीं, अब तक वो अनसर्टेनिटी मार्केट के ऊपर एक हवा की तरह फैल गई थी। अब पता चल गया कि ये है वर्स्ट केस सिनेरियो। अब इससे और थोड़ी इंप्रूवमेंट हो सकती है, तो वो एक चीज है। सेकंड, डोमेस्टिक लिक्विडिटी, उसकी मजबूत स्थिति ही मार्केट को सपोर्ट और ड्राइव कर रही है। और कल के दिन भी आपने देखा 5,000 करोड़ एफआई ने बेचा, तो 10,000 करोड़ डीआईएस ने खरीदारी की है। तो मेरा मानना है कि इनका भी खरीदारी देखे ज्यादातर डीआईएस का रहता है डोमेस्टिक ओरिएंटेड सेक्टर्स में, बिकॉज इंटरनेशनल में टैरिफ का अनसर्टेनिटी था। मगर क्या हुआ है कि एक चीज मैंने देख रहा था कल से कि कुछ थोड़ा ओवरसोल्ड टेरिटरीज, जैसे आईटी में देखिए अर्निंग सीजन में एक डिसेंट अर्निंग्स आई थी, शायद उम्मीद से कम थोड़ी, मगर आउटलुक नेगेटिव था क्योंकि यूएस की जो ये चल रही है, तो उसके कारण हेवीली ओवरसोल्ड हो गया था। तो कल उसमें बाइंग शुरू हो गया। तो डोमेस्टिक धीरे धीरे अब थोड़े एक्सटर्नल सेक्टर्स जहां पे उनको एक अनसर्टेनिटी का माहौल था वो हट गया, और अभी क्लियरली असेस कर रहे हैं और देखा कि टैरिफ का इम्पैक्ट लेस देन 5% ऑफ इंडियन एक्सपोर्ट्स के ऊपर है इसके आज की स्थिति में, क्योंकि आईटी, फार्मा और इलेक्ट्रॉनिक्स अभी भी उसके बाहर है। तो इस चीज के कारण थोड़ी बहुत आप भी एक्सटर्नल सेक्टर्स में भी आप डोमेस्टिक डीआईएस की बाइंग देख सकते हैं। और डेफिनेटली कॉर्पोरेट अर्निंग्स की बात करें, मैं निफ्टी 500, आप निफ्टी के दिखा रहे थे, निफ्टी 500 का देखा मैंने कि करीबन 10% का ओवरऑल प्रॉफिट ग्रोथ हुआ है और 9% का सेल्स ग्रोथ। तो यानी एक बहुत सुपर क्वार्टर में नहीं कहूंगा, मगर डिसेंट डबल डिजिट प्रॉफिट ग्रोथ तो ब्रॉडर मार्केट से हुआ है। और यहाँ पर फाइनेंशियल्स और मॉनसून की इंपैक्ट भी अच्छी दिख रही है, तो ये सब सपोर्ट देते हैं मार्केट को। और ये क्रॉसओवर क्वार्टर है, क्योंकि अगले क्वार्टर में क्या होता है कि 3 चीजें होती है। एक, इस बार दिवाली जल्दी आ रही है, तो फेस्टिवल सीजन के जो भी आंकड़े आना शुरू कर देंगे, तो अगले क्वार्टर में वो दिखने लगेंगे। पूरा डेटा तो आपको जनवरी 10 के रिजल्ट्स में ही दिखेगा फेस्टिवल सीजन का, मगर एक माहौल अच्छा बनता हुआ दिख सकता है। सेकेंड चीज मैं कहूंगा कि वो क्रॉसओवर होता है कि उस क्वार्टर से मार्केट आपको FY27 की अर्निंग्स को डिस्काउंट करने लगती है। तो समझिए कि एक और साल का एटलीस्ट 10% नॉमिनल जीडीपी ग्रोथ होगा, तो उस हिसाब से आपको अर्निंग सीजन के जो नंबर्स आएंगे उसको बेसिस पे कंपेयर करके शायद वैल्यूएशन में थोड़ी राहत मिल सकते हैं। तो अभी भी मिड एंड स्मॉल कैप 30, 31, 32 पी के लेवल पे है, नेचुरली हाई है। बट डीआईएस के लिए दैट इज नॉट ए नेगेटिव, बिकॉज वो देख रहे हैं कि क्या ग्रोथ आके इस वैल्यूएशन को जस्टिफाई करती है। इसलिए डीआईएस का कंटिन्यूड बाइंग सपोर्ट रहेगा। और जैसे आप कह रहे थे, एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि एसआईपी के नंबर भी रिकॉर्ड आएगी, तो डीआई के हाथ और भी मजबूत होंगे विद द फ्लोज फ्रॉम द रिटेल कस्टमर्स। तो ये बाइंग सपोर्ट फ्रॉम डोमेस्टिक्स है ना, वही हमारे मार्केट को आगे दिशा दिखाएगी, क्योंकि एफआईएस का अभी भी आउटलुक थोड़ी नेगेटिव रहेगी जब तक एक क्लैरिटी आती है। अगर फेड रेट कट का एक एक्सपेक्टेशन बढ़ता है, क्योंकि अभी ट्रंप ने अपने आदमी को भी उधर लगा दिया है, नॉन फार्म पेरोल्स की नंबर भी थोड़ी वीक आई थी, तो धीरे धीरे एक मोमेंटम बिल्ड हो रहा है कि फेड शायद रेट कट करें, तो 2 रेट कट भी हो सकते हैं। तो
उस हिसाब से क्या होगा कि डॉलर वीक होगा तो नेचुरली आपको इमर्जिंग मार्केट की ओर फ्लोस बढ़ते हुए देखेंगे। इक्विटी का एक रिस्क ऑन फ्लेवर इमर्जिंग मार्केट्स को आते हुए देख सकते हैं, और नेचुरली एफआईएस का भी थोड़ा बहुत बाइंग शुरू होते हुए अगर रेट कट कंफर्म हो गया तो वो भी एक अच्छी बात आ सकती है। तो ओवरऑल मैं कहूंगा कि कंज्यूमर डिस्क्रिशनरी, ऑटो और कैपिटल गुड जी। साइकिल की जो नंबर्स है वो मुझे अच्छे दिखने लगी है, और शायद डोमेस्टिक बाइंग उन्हीं सेक्टर्स के ऊपर फोकस रहेगा। Absolutely. Sunil sir, quite interesting concept. It's a crossover quarter. हर बार आपसे कुछ नया और कुछ इंटरेस्टिंग सीखने मिलता है। थैंक यू सो मच फॉर दैट। बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए, सवालों के जवाब देने के लिए और बाजार पर विस्तार से अपनी राय हमारे बीच रखने के लिए। थैंक यू सो मच एंड हैव अ ग्रेट वीकेंड टू यू। लेकिन चलिए आगे बढ़ेंगे और अब जहां फेस्टिव सीजन की बात कर रहे हैं, ईटी नाउ स्वदेश जब रक्षाबंधन के त्योहार को आज मना रहा है, तो ऐसे में फेस्टिव सीजन से जुड़ा हुआ एक सेगमेंट, और जब फेस्टिविटीज की बात होती है तो ज्वेलरी सेगमेंट को कैसे भूल सकते हैं। ज्वेलरी सेगमेंट से ताल्लुक रखने वाला एक स्टॉक टाइटन के नतीजे कल आते हुए दिखे और नतीजे हर लिहाज से, हर पैरामीटर पर काफ़ी बढ़िया रहे। हमारे अनुमान से भी बेहतर आंकड़े पोस्ट किए हैं कंपनी ने। उसके ठीक बाद ब्रोकरेजेस के भी रिपोर्ट्स आए हैं। स्कोर कार्ड अगर आप देखेंगे, बीटिंग ऑल द एस्टिमेट्स। नतीजों में विस्तार से क्या कुछ रहा जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट था, स्ट्रेंथ कहाँ से आती दिखी और क्यों नतीजे ऑल बीट एस्टिमेट्स थे, बताने के लिए मेरी सहयोगी स्नेही अब हमारे साथ जुड़ गई है। स्नेही बताइए। जी हाँ, बिल्कुल। टाइटन के क्वार्टर 1 नंबर्स के बारे में बात करें तो हमारी उम्मीद से काफ़ी अच्छे थे सारे मेट्रिक्स पर, रेवेन्यू, पैट, एबिटा और एबिटा मार्जिन। और ये लार्जली इसके कारण हुआ क्योंकि हमने 1000 करोड़ रुपए का एक वन ऑफ देखा है टाइटन में। 500 करोड़ उनके ज्वेलरी बिजनेस से और बाकी के 500 करोड़ उनके वॉच बिजनेस से हमें एक वन ऑफ देखने को मिला है, जिसकी वजह से ये सारे नंबर्स बहुत अच्छे लग रहे हैं। अगर इस वन ऑफ को हटा दे तो नंबर्स थोड़े से कमज़ोर या हमारी उम्मीद से इनलाइन मिक्स सेट कह सकते हैं अगर हम इस वन ऑफ को हटा दें। पर वन ऑफ के साथ ये नंबर्स काफ़ी बीट है हमारी एक्सपेक्टेशन के अगेंस्ट। रेवेन्यू आया है 14,563 करोड़ पर, पैट आया है 1030 करोड़ पर, एबिटा में भी एक अच्छी सी अपटिक हमें देखने को मिली है और एबिटा मार्जिन अभी हमारी उम्मीद से काफ़ी आगे आया है 11.2% से, जो आंकड़ा 10% था इस टाइम लास्ट ईयर। ज्वेलरी में भी हमें काफ़ी अच्छा ग्रोथ देखने को मिला है, 19% ऊपर है टोटल इनकम ज्वेलरी का एक्स बुलियन। वॉचेस के बारे में बात करें तो टोटल इनकम भी 22% से ऊपर है। आई केयर डिवीजन ने भी काफ़ी अच्छा किया और इमर्जिंग बिजनेस में हमें इस बार नेट लॉस की कमी देखने को मिली है। नेट लॉस जो है उनका कम हो गया है ईयर ऑन ईयर बेसिस पर, तो यहाँ पर भी काफ़ी अच्छे नंबर्स देखने को मिले हैं। अगर हम कॉल टेकअवेज के बारे में बात करें तो कंपनी ने कहा है कि ये जो हमने 1000 करोड़ का वन ऑफ देखा है वो अगले क्वार्टर नहीं आएगा। इसका मतलब अगले क्वार्टर के नंबर्स पर थोड़ी सी इम्पैक्ट हो सकती है यहाँ पर। और लैब ग्रोन डायमंड्स पर वो बहुत कड़ी नज़र रख रहे हैं क्योंकि टाइटन का मोस्टली जो बिजनेस है वो नेचुरल डायमंड्स में होता है। अब ब्रोकरेजेस के बारे में बात करेंगे, उनका क्या कहना है। हाईएस्ट टारगेट प्राइस दिया है एंटीक ने, उन्होंने अपना बाय रेटिंग बरकरार रखा है और टारगेट प्राइस में हाइक किया है, काफ़ी बड़ा हाइक है टारगेट प्राइस में। दूसरी तरफ लोएस्ट टारगेट प्राइस आ रहा है JP मॉर्गन का, जहाँ पे उन्होंने अपना न्यूट्रल रेटिंग बरकरार रखा है, पर टारगेट प्राइस हाइक कर दिया है 350 रुपये से कंपेयर टू 3350 अर्लियर। ओके स्नेही, शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और टाइटन के नंबर्स का अनुमान, रिव्यूज हमारे साथ शेयर करने के लिए। रेवेन्यू के फ्रंट पर इजाफा, प्रॉफिट के फ्रंट पर बढ़त और मार्जिन में भी हम देख रहे हैं बढ़ोतरी 115 बेसिस पॉइंट्स ही से, लेकिन मार्जिन भी बढ़े हैं, अच्छे नंबर्स। लेकिन चलिए आगे बढ़ेंगे और अब अशेषा हमारे साथ जुड़ गई हैं ब्रोकरेजेस के रिपोर्ट लेकर। सेक्टर वाइज भी रिपोर्ट्स हैं, रिजल्ट बैक्ड एक्शन के भी रिपोर्ट्स हैं, सारी रिपोर्ट्स अशेषा हमें बताएंगी। गुड मॉर्निंग अशेषा, बताइए। बिल्कुल, सबसे पहले सन टीवी नेटवर्क से शुरुआत करते हैं। नतीजे कमज़ोर थे और कई सारे डाउनग्रेड्स आए हैं। मोतीलाल ओसवाल ने न्यूट्रल की रेटिंग बरकरार रखी है, लेकिन पहले 625 रुपये प्रति शेयर का लक्ष्य था, वो अब घटाकर 600 रुपये प्रति शेयर का कर दिया है। उनका मानना है कि नतीजे कमज़ोर थे। एड रेवेन्यू में किस तरह का मोमेंटम अगले कुछ क्वार्टर्स में नज़र आता है उस पर सबकी नज़र रहेगी और इसी के चलते उन्होंने FY 26 और 27 एबिटा और पैट एस्टिमेट्स भी घटाए हैं। मोतीलाल के अलावा नुवामा ने भी टारगेट प्राइस 875 से घटाकर अब 805 रुपये प्रति शेयर का कर दिया है और उन्होंने EPS एस्टिमेट्स करीब 4 से 6% तक घटाए हैं। इसके अलावा BSE एवेंडस की रिपोर्ट आई है, उन्होंने डाउनग्रेड किया है स्टॉक को। पहले खरीदारी की राय थी, अब एड की रेटिंग दी है और उनका मानना है कि BSE अगले कुछ क्वार्टर्स में मार्केट शेयर गेन करता हुआ नजर आ सकता है, लेकिन अभी के लिए डाउनग्रेड आया है।
है यहाँ पर। LIC नतीजे आए थे, नतीजे तो अच्छे थे। मोतीलाल ओसवाल ने खरीदारी की राय बरकरार रखी है, लेकिन टारगेट प्राइस घटाकर 1080 रुपये प्रति शेयर का कर दिया है। उनका मानना है कि मैनेजमेंट काफ़ी पॉजिटिव है प्रीमियम ग्रोथ को लेकर। अगले कुछ क्वार्टर्स में प्रीमियम ग्रोथ सेकेंड हाफ ऑफ FY26 में इम्प्रूव होता हुआ नजर आ सकता है और VNB मार्जिन ग्रोथ कंपनी किस तरह का रिपोर्ट करेगी उस पर भी सबकी नजर रहेगी। हीरो मोटोकॉर्प पर मोतीलाल ओसवाल ने खरीदारी की राय बरकरार रखी है। 5355 रुपये प्रति शेयर का लक्ष्य रखा है। उनका मानना है कि एक्सपोर्ट्स बढ़ते हुए नजर आ सकते हैं, डिमांड रिवाइवल भी नजर आएगी और इसके अलावा रूरल डिमांड रिकवरी भी काफ़ी स्ट्रांग रहेगी। लास्ट में टाइटन पर बात करेंगे। अवेंडस की रिपोर्ट है जहां पर उन्होंने खरीदारी की राय बरकरार 4250 रुपये प्रति शेयर का लक्ष्य जो पहले था वो घटाकर 4100 रुपये प्रति शेयर का कर दिया है और उनका मानना है कि टाइटन का हेल्दी ग्रोथ जो कंपनी ने रिपोर्ट किया था वो अगले कुछ क्वार्टर्स तक सस्टेन होता हुआ नजर आएगा। तो कई सारे नतीजे और उसके दम पर कई सारी ब्रोकरेज रिपोर्ट्स आज सुबह निकल कर आई है। राइट, कई सारे नतीजे और उनके साथ साथ ब्रोकरेज रिपोर्ट्स हैं जो कि इस वक्त हमारे फोकस रेडार पर है। इन रिपोर्ट्स पर भी विस्तार से बातचीत करेंगे, लेकिन हमारी पैनल पर एक और एक्सपर्ट जुड़ गए हैं। किरण जानी हैं अब हमारे साथ। किरण, गुड मॉर्निंग, स्वागत है आपका ET नाउ स्वदेश पर। शुरुआत आपके ट्रेडिंग आइडियाज से करेंगे। बताएं कौन से स्टॉक्स इस वक्त आपके फोकस रेडार पर? किरण, प्लीज अनम्यूट योरसेल्फ। यस, गुड मॉर्निंग एवरीवन। सो ओवरऑल अगर जिस तरह की कल रिकवरी आई थी, हमें लग रहा है कि ये रिकवरी कंटिन्यू रहेगी। तो आज भी अगर कोई डिप मिलता है तो वहाँ पे लॉन्ग करना चाहिए। स्टॉक स्पेसिफिक रिलायंस इंडस्ट्री हमें काफी अच्छा लग रहा है। कल की रिकवरी में हम देख रहे हैं कि एक हैमर कैंडलस्टिक्स पैटर्न बना हुआ है 100 डेज मूविंग एवरेज के आसपास, और जो मोमेंटम इंडिकेटर है वो भी ओवरसोल्ड टेरिटरी से न्यूट्रल जोन की तरफ आ रहा है। तो कहीं ना कहीं रिलायंस के ऊपर ध्यान रख सकते हैं हम। 1390 के आसपास की क्लोजिंग है। 1420 1430 से 2 दिन में टारगेट हमें देखने को मिल सकता है। और जो स्टॉप लॉस हमें मेंटेन करना है वो 1374 का स्टॉप लॉस मेंटेन करना है। तो 1374 के स्टॉप लॉस के साथ रिलायंस लॉन्ग कीजिए। दूसरा कल हमने देखा था कि NSDL के अंदर, CDSL के अंदर नीचे के लेवल से काफी एक अच्छा बाइंग आया था। साथ ही साथ आप देखोगे तो फाइनेंशियल मार्केट रिलेटेड जो भी प्लेटफॉर्म स्टॉक्स है, एक्सचेंज भी हो गए उसमें, तो वहां पे भी एक अच्छा खासा मूव हमें देखने को मिल रहा है। तो CDSL के ऊपर ध्यान रखना चाहिए। 1560 के आसपास की क्लोजिंग है। इंटरडे चार्ट्स के ऊपर एक कप एंड हैंडल पैटर्न ब्रेकआउट है, तो यहाँ पे आप एक बार लॉन्ग पोजीशन कर सकते हो। यहाँ पे भी आप 2 से 3 दिन में 1600 तक की एक रैली देखने को मिल सकती है हमें। और जो स्टॉप लॉस मेंटेन कर रहे हैं वो नीचे में 1540 का स्टॉप लॉस मेंटेन करना है। सो 1540 के स्टॉप लॉस के साथ CDSL बाय एंड 1374 के स्टॉप लॉस के साथ रिलायंस बाय। राइट, एक्सचेंज एंसलरी पर लगातार एक्सपर्ट्स की नज़र है और CDSL के स्टॉक प्राइस में कल हमने 1.5% की बढ़त देखी। यहाँ से तेज़ी के आसार 1600 तक के टारगेट्स भी मानकर चल सकते हैं। 1540 का स्टॉप लॉस आपको लगाना होगा। CDSL किरण जानी के फोकस रेडार पर उनके ट्रेडिंग आइडियाज़ आपके स्क्रीन पर आप फ्लैश होते देख रहे हैं। और जहाँ एक्सचेंज एंसलरी की बात हो रही है, हरीश एकटेक आपसे BSE लिमिटेड पर भी जानना चाहूँगी। कल BSE लिमिटेड के भी नंबर्स आए और नंबर्स अच्छे थे। इनफैक्ट अगर आप देखेंगे रेवेन्यू प्रॉफिट के फ्रंट पर मूव्स पॉजिटिव, नतीजे काफ़ी स्ट्रांग और उसका एक इम्पैक्ट बाजार खुलने के साथ साथ शायद दिख भी सकता है। कल के सत्र में भी BSE लिमिटेड में हमने देखा करीब 2-2.5% तक के मूव्स थे। कंपनी की आय में 13% की बढ़त है, 958 करोड़ के आंकड़े पोस्ट किया। मुनाफा करीब 9% बढ़ा है, 540 करोड़ के आसपास। हरीश, आपकी राय BSE लिमिटेड पर क्या होगी? मानसी जी, बिल्कुल अगर देखा है तो लास्ट कुछ दिनों से हमें करेक्शन के बाद एक साइडवेज कंसोलिडेशन देखने मिल रहा है BSE में देखा है तो एक बेस तो बन चुका है जो कि 2350 के अराउंड है। तो ये सपोर्ट्स लेके वहां से मल्टीपल टाइम्स रिकवरी देखने मिल रहा है, लेकिन अभी भी देखा है तो एक रेजिस्टेंस है ऊपर ट्रेंड लाइन का जो कि 2650। जब तक इसके ऊपर नहीं निकलता है मुझे लग रहा है कि थोड़ा बहुत मुश्किल है स्टॉक को फिर से आपको उसका अप ट्रेंड रेज्यूम करना। थोड़ा मुझे लग रहा है कि यहाँ पे एक रेजिस्टेंस जोन बन रहा है। अगर आज के ट्रेडिंग सेशन में ये स्टॉक, ये जो रेजिस्टेंस है 2600 का लेवल्स, अगर ये निकल देता है तो मुझे लग रहा है कि यहाँ से फिर से एक बार रैली शुरू हो सकती है। तो फिलहाल के लिए बेस तो बन चुका है, लेकिन मैं थोड़ा वेट एंड वॉच करूंगा जब तक ये रेजिस्टेंस जोन नहीं निकलता है 2600 का। तो तब तक मैं वेट एंड वॉच, उसके ऊपर ही फ्रेश बाय करने की रहेगी BSE लिमिटेड।
तो चलिए ये राय बीएसई लिमिटेड पर इस वक्त मिल रही है। 2442 के लेवल्स पर कल क्लोजिंग देखी थी हमने। आज बाजार खुलने के साथ रिजल्ट का इम्पैक्ट आता है या नहीं, इस पर हम रखेंगे नजर। 24,637 के स्तर पर गिफ्ट निफ्टी में इम्प्लाइड ओपन इस वक्त 3536 अंकों की कमजोरी देखने को मिली, हल्की सी कमजोरी। लेकिन चलिए एक ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के उस पार मार्केट्स लाइव लेकर वापस लौटेंगे। नमस्कार, स्वागत है आपका 18 हाउस स्वदेश पर। आप देख रहे हैं मार्केट्स लाइव। आपके साथ में हूं अभिषेक सत्यव्रतम, मेरे साथ हैं मेरे सहयोगी मानसी दवे और शरद दुबे हैं, और हमारे दो दिग्गज एक्सपर्ट आज आपको बाजार में कमाई करने में मदद कर रहे हैं। पृथ्वी फिनमार्ट के हरीश जुझारे हमारे साथ हैं, जैनम ब्रोकिंग के किरण जानी हमारे साथ हैं, और हम आपके लिए हमने बेहतरीन ट्रेडिंग कॉल्स लिए और बाजार में इंडेक्स में आपकी रणनीति क्या होनी चाहिए ये भी हमने समझा। लेकिन चलिए फटाफट कुछ और जो नतीजे हैं उन पर हम व्यू लेते हैं और एक जरा राय लेते हैं बीएसई के नंबर्स पर। हरीश, आपसे व्यू चाहिए। बीएसई के सॉलिड नतीजे आए हैं, प्रॉफिट हमने देखा कि डबल हुआ, आय के फ्रंट पर भी अच्छा प्रदर्शन है, और 2400 रुपये के नीचे जाने के बाद झटका लगा, उसके बाद आज ये रिकवरी वाले फेज में है। मान लीजिए गैप के साथ खोले तो भी बीएसई खरीदना है या फिर नीचे आए तो लेना है? अभिषेक जी बिल्कुल, अभी हमने डिस्कस कर रहे थे कि बीएससी के बारे में। देखिए लास्ट कुछ दिनों से एक करेक्शन के बाद कंसोलिडेशन पे फिसल गया था स्टॉक प्राइस, और 100 डे मूविंग एवरेज के पास वहां से रिकवरी देखने मिल रहा है। तो मुझे लग रहा है कि अभी तक एक रेजिस्टेंस जोन बना हुआ है ऊपर 2550 के अराउंड। मुझे लग रहा है कि 2550 का निकलना थोड़ा इंपॉर्टेंट है। उसके ऊपर मुझे लग रहा है कि एक बड़ा सा तेजी देखने फिर से मिल सकता है, तो जो कि ऊपर के ओर प्राइस 2700 2750 तक भी लेके जा सकता है। तो मुझे लग रहा है कि तो अगर आज के ट्रेडिंग सेशन में गैप अप खुलता है जो 2550 के ऊपर खुलता है, तो मुझे लग रहा है कि वहां पे एक अपॉर्चुनिटी बन सकता है बाइंग के लिए, क्योंकि नीचे के देखा जाए तो 2350 के पास एक स्ट्रॉन्ग बेस बन चुका है वहां पे ऑलरेडी, और स्टॉक प्राइस वहां से रिकवरी देखने मिल रहा है। तो मुझे लग रहा है कि अगर बाई चांस आज ऊपर की ओर खुलता है तो ऊपर मुझे लग रहा है कि एक बाइंग अपॉर्चुनिटी बन सकती है, क्योंकि बहुत दिनों के कंसोलिडेशन के बाद स्टॉक प्राइस एक ब्रेकआउट के आसपास है, तो यहाँ पे बाइंग के लिए बिल्कुल रहेगा। लेकिन जो भी है मुझे लग रहा है कि 2550 के ऊपर टिकता है तब भी जाके बाइंग करना चाहिए बीएससी में। समझ गए जी जी हरीश जी, ठीक है। 2550 के ऊपर टिके तो आपको बाइंग करनी है बीएसई के शेयर में। एचपीसीएल भी फोकस में रहेगा, और एचपीसीएल के भी जो नंबर्स आए हैं हमने देखा कि हर पैरामीटर पर वो भी ठीक ठाक आए हैं। थोड़ी क्रूड को लेकर अनसर्टेनिटी बनी रहेगी, और हमने देखा कि कल लोअर लेवल से रिकवरी दिखा के शेयर ये 400 रुपये के ऊपर फिर से बंद हुआ है। अच्छी चीज़ ये हुई कि पिछले 6 सत्र में अगर हम ब्रेंट क्रूड की बात करें तो करीब 9% के आसपास की गिरावट आई है। बाकी आप देखिए एबिटा के फ्रंट पर मार्जिन को लेकर अच्छे नंबर्स रिपोर्ट किए हैं, मार्जिन में 1.5% के आसपास की बढ़त है। किरण जी, एचपीसीएल, हालांकि हमने देखा कि पिछले महीने भर में शेयर करीब 10-11% गिरा है, लेकिन हो सकता है कि नंबर आज सपोर्ट देने की कोशिश करें। एचपीसीएल में क्या खरीदारी करनी है खुलने के बाद? एचपीसीएल के अगर हम चार्ट पैटर्न देखें तो जिस तरह से डेली चार्ट के ऊपर हम देख रहे हैं कि नीचे के लेवल से एक रिकवरी आई थी कल के सत्र में 100 दिन की मूविंग एवरेज को संभाले हुए है, और 100 डेज मूविंग एवरेज के ऊपर हैमर कैंडलस्टिक पैटर्न भी है। आरएसआई देखोगे या तो मोमेंटम इंडिकेटर देखोगे तो ओवरसोल्ड टेरिटरी में पॉजिटिव डाइवर्जेंस है। तो यस, कहीं ना कहीं मेरे हिसाब से यहाँ पे लॉन्ग पोजीशन की जा सकती है विद स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस ऑफ 390। अगर 390 का लेवल ब्रेक नहीं होता है तो चांसेस है कि हम यहाँ पे ये रिकवरी कंटिन्यू होती हुई देख सकते हैं। तो 390 के स्टॉप लॉस के साथ डेफिनेटली मेरे हिसाब से लॉन्ग करना चाहिए। 390 के स्टॉप लॉस के साथ आपको लॉन्ग करने की सलाह है एचपीसीएल को। भारतीय एयरटेल नंबर्स इसके ठीक ठाक आए थे, और आज हम देखेंगे कि इसमें बड़ी ब्लॉक डील भी हो रही है। प्रोमोटर ग्रुप की कंपनी थोड़े से अपने स्टेक को ऑफलोड करेंगे। शेयर चला है तो थोड़ी अपॉर्चुनिटी देख रहे होंगे, पैसे वैसे की जरूरत होगी। अब ये ब्लॉक डील जो होगी 1862 रुपये प्रति शेयर के भाव पर होगी। 1922 कल की क्लोजिंग है, यानी कि वहां से करीब 60 रुपये नीचे के। अगर डिप आता है, किरण जी व्यू आपसे ही चाहिए भारतीय एयरटेल पर भी। और देखिए ये शुरुआत थोड़ी नरमी के संकेत दे रहा है ये भारतीय एयरटेल। क्या करना चाहिए भारतीय एयरटेल पर? क्या कॉन्ट्रा बाइंग करें गिरावट पर? कॉन्ट्रा बाइंग के लिए मेरे हिसाब से एक बार के लिए थोड़ा वेट एंड वॉच कीजिए, क्योंकि ब्लॉक डील का मामला है तो वो एक बार कंप्लीट हो जाए उसके बाद आप देखिए 1880 का लेवल काफी इंपॉर्टेंट रहेगा। अगर ये ब्लॉक डील के बाद 1880 के लेवल के ऊपर रहता है स्टॉक तो डेफिनेटली मेरे हिसाब से लॉन्ग करना चाहिए। जिनके पास पोजीशन है
वो भी होल्ड रखे 1880 के स्ट्राइक स्टॉप लॉस के अंदर, क्योंकि 1880 अगर ब्रेक हुआ तो चांसेस है कि ये गिरावट थोड़ी सी कंटिन्यू हो सकती है, बट एज ऑफ नाउ बाय ऑन डिप्स की सलाह रहेगी विद द स्टॉप लॉस ऑफ 1880। कल भारतीय एयरटेल पे जो है अहम स्टॉप लॉस ज़रूर लगा के चले और एक इम्पॉर्टेंट ब्लॉक डील जो है आज देखने मिल सकती है। एयू स्मॉल फाइनेंस बैंक पे एक बार जो है नज़र डालते हैं और इसकी जो डिटेल्स है, इसकी सारी टेक्निकल सेटअप हम शिवांगी से जानेंगे। गुड मॉर्निंग शिवांगी, स्वागत है आपका। एयू स्मॉल फाइनेंस बैंक के लिए प्रिंसिपली एक अच्छा जो है न्यूज़ फ्लो आया कि आरबीआई ने अप्रूवल दे दी है कि अब वो ट्रांजिशन करेंगे यूनिवर्सल बैंक की तरफ। लास्ट सेशन भी देखे तो एक अच्छी अपमूव जो है आया था और अब देखिए 10% ऊपर दिखा रहा है अपर सर्किट पे। शिवांगी, किस तरह जो है आप एयू स्मॉल फाइनेंस बैंक को देख रहे हैं चार्ट्स पे? पोजिशनली अब क्या कहाँ पे स्ट्रेंथ आ रहे हैं, क्या लेवल्स देखने चाहिए? एयू स्मॉल फाइनेंस की बात करें हम यहाँ पे तो अच्छी खासी रिकवरी देखने को मिली है और पिछले लगभग 9 ट्रेडिंग सेशन के कंसोलिडेटिव बैंड से निकलने की पूरी तैयारी हो रही है स्टॉक में। ऑफ कोर्स इसका हमने देखा था कि मंथली चार्ट थोड़ा पॉज लेते हुए दिखा था, बट वीकली अगेन यहाँ पे स्ट्रेंथ बिल्डअप होते हुए दिख रही है। तो शॉर्ट टर्म ट्रेंड जो है वो अभी भी पॉजिटिव टर्न होते हुए नजर आ रहा है, तो यहाँ पे हम बिल्कुल रडार पे रख सकते हैं। स्पेशली स्मॉलर बैंकिंग नेम्स में अच्छे हेडविंड्स अच्छे टेलविंड्स भी है, तो 777 के नेक्स्ट टारगेट्स यहाँ पे बनते हुए दिख रहे हैं। 730 के एक स्टॉप लॉस को जरूर हम ध्यान रखें। इम्पॉर्टेंट लेवल्स पे जो है नजर रहेगी एयू स्मॉल फाइनेंस बैंक पे। लेकिन शिवांगी, आपके क्या ट्रेडिंग कॉल्स रहेंगे? जी बिल्कुल, ट्रेडिंग कॉल्स की आज अगर मैं बात करूं तो यहाँ पे हम देख रहे हैं कि मार्केट्स में कल एक बहुत ही अच्छा ड्रामेटिक कमबैक मूव बुल्स की तरफ देखने को मिला लास्ट आवर पे, तो इस कारण अच्छे बाइंग इंटरेस्ट बनते हुए दिख रहे हैं। पर मेरा सबसे पहला पसंदीदा काउंटर रहेगा इंडियन बैंक पर। यहाँ पे हमने देखा है कि स्टॉक जो है एक वर्ज ऑफ ब्रेकआउट पे है 658 लेवल्स के ऊपर और काफी एक अच्छी सपोर्ट जोन्स रिस्पेक्ट किया है 100 डेमा के आसपास और बहुत ही स्ट्रॉन्ग बुलिश कैंडल कल के फॉर्मेशन को हम कंफर्म करते हुए नजर आ रहे हैं कि बाइंग इंटरेस्ट काफी अच्छी तरह से नजर आ रही है यहाँ पे। तो 675 के टारगेट्स के लिए हम इंडियन बैंक को नजर रखें और स्टॉप लॉस के तौर पे 635 के एक लेवल्स को अहम रखें। ये बिल्कुल यहाँ पे पीएसयू बैंक्स पे भी, खासकर इंडियन बैंक पे जो है शिवांगी की राय है। और ये सेगमेंट जो है पीएसयू बैंक बहुत अच्छा स्ट्रेंथ भी दिखा है। टारगेट प्राइस 675 का है, स्टॉप लॉस 635 का। एक और सेगमेंट है जहाँ पे स्ट्रेंथ दिख रही है और बार बार जो है बाजार में वॉलेटिलिटी आती है, तो लाइफ इंश्योरेंस स्टॉक्स में जो है एक सेफ हेवन जैसा जो है अप मूव देखने मिलता है। हरीश जी, लाइफ इंश्योरेंस स्पेस पे आपकी क्या राय है और कुछ अच्छा स्टॉक है जो यहाँ से भी पोजिशनली एक अच्छी अप मूव देखने मिल सकता है? LIC के नतीजे भी अच्छे आए थे, हालांकि LIC बहुत इन्वेस्टर्स को पेशेंस टेस्ट करता है और एक रेंज में फंसा रहता है, लेकिन LIC के अलावा कोई और लाइफ इंश्योरेंस कंपनी लग रहा है जहां पे और भी अच्छी मोमेंटम आ सकती है? हालांकि LIC भी दिख रहा है तो अच्छे नतीजे पे स्टॉक 2% लगभग ऊपर है। बिल्कुल शरद जी, अगर देखा है तो लाइफ इंश्योरेंस में देखा है तो मेरा दो स्टॉक्स है मेरे रडार पे। एक है HDFC लाइफ और SBI। सर पहले HDFC लाइफ की बात करते हैं। देखिए HDFC लाइफ लास्ट कुछ दिनों से एक करेक्शन में था और कंसोलिडेशन में भी हो चुका है, तो और बेस भी बन चुका है 720 के अराउंड, तो वहां से स्टॉक प्राइस फिर से एक बार रिवर्सल दिखाने मिल रहा है और लास्ट 3 दिनों के वॉल्यूम की ग्रोथ देखते हैं तो वहां पे भी एक शानदार रिकवरी देखने मिल रहा है। मुझे लग रहा है कि यहाँ पे ट्रेंड लाइन का ब्रेकआउट भी कल के ट्रेडिंग सेशन में दे चुका है, तो मुझे लग रहा है कि यहाँ की अपॉर्चुनिटी बन सकती है बाय के लिए। और ऊपर लग रहा है कि ऊपर 780 लेवल्स और 795 लेवल्स तक के ऊपर के रूम है HDFC लाइफ में मूवमेंट के लिए। तो अगर मुझे लग रहा है कि यहाँ पे करंट लेवल्स पे बिल्कुल बाइंग कर सकते हैं और स्टॉप लॉस मेंटेन करना चाहिए 730 का और ऊपर टारगेट्स बनेंगे 780 से 795 का। और दूसरा चीज रहेगा SBI लाइफ। अगर SBI लाइफ में भी देखा है तो कंसोलिडेशन से बाहर निकलते हुए देखने मिल रहा है और स्टॉक प्राइस अगर 1875 का लेवल अगर क्रॉस कर देता है तो वहां पे भी एक अच्छा सा रैली देखने मिल सकता है, जो कि स्टॉक 1920 1930 लेवल तक भी जाने के चांसेस है। तो मुझे लग रहा है कि SBI और HDFC लाइफ दोनों अच्छे लग रहे हैं चार्ट सेटअप पे। मुझे लग रहा है कि दोनों में बाइंग करने की राय रहेगी HDFC और SBI लाइफ में। HDFC लाइफ और SBI लाइफ दोनों में बाइंग करने की सलाह है। HDFC लाइफ का स्टॉप लॉस 730 होगा, टारगेट 780 795 का। SBI लाइफ का हरीश एक बार आप स्टॉप लॉस बता देंगे?
SBI लाइफ में अगर स्टॉप लॉस मेंटेन करना है तो मुझे लग रहा है कि 1810 का स्टॉप लॉस मेंटेन करना चाहिए। ऊपर टारगेट्स बनेंगे 1920 1930 का। 1920 1930 के टारगेट होंगे। 1810 1810 का जो स्टॉप लॉस होगा SBI लाइफ के लिए होगा। किरण जी, रैमको सीमेंट के नंबर बड़े अच्छे आए हैं और हम देख रहे हैं कि प्रॉफिट की तो बहुत अच्छी ग्रोथ है। आय में हालांकि उतनी ज़्यादा बढ़ोतरी नहीं हुई, लेकिन मुनाफे में बढ़िया दमदार प्रदर्शन कंपनी ने दिया है। और अगर मार्जिन की बात करें तो मार्जिन में भी सॉलिड ग्रोथ है, 15.25% से बढ़कर 19% मार्जिन इसके आगे हैं। हालांकि ये शेयर चला ठीक ठाक है, लेकिन 1200 रुपये के ऊपर ये निकल के वहाँ थोड़ी सी हमने देखा कि वहाँ से थोड़ी प्रॉफिट टेकिंग आई। अब ये है कि जो सेकंड क्वार्टर होता है वहाँ से हम देखते हैं कि सीमेंट की ऑफटेक्स होती हैं वो बढ़ जाती हैं। मॉनसून सीजन धीरे धीरे हम कहते हैं कि थोड़ा कम होने लगता है। क्या लगता है आपको रैमको सीमेंट में आज मान लीजिए अगर तेजी बने नतीजों के बाद क्या करना चाहिए, क्या आपकी राय होगी? रेमको सीमेंट का अगर हम चार्ट देखें तो चार्ट तो वीक लग रहा है। एक राउंडिंग टॉप पैटर्न ब्रेकडाउन हमें देखने को मिल रहा है और एक क्लस्टर सपोर्ट था 1130 का, उसके नीचे अगर काउंटर जाता है तो देयर आर चांसेस कि ये गिरावट कंटिन्यू रहेगी। तो मेरे हिसाब से नई लॉन्ग के लिए थोड़ा वेट एंड वॉच कीजिए। नीचे में 1080 1070 के आसपास एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है जहां पे 50 डेज मूविंग एवरेज भी है, तो कहीं ना कहीं वहां से एक बार के लिए हम बाउंस देख सकते हैं या तो वहां पे एक्यूमुलेट कर सकते हैं। तो करंट मार्केट प्राइस से तो लॉन्ग की सलाह नहीं रहेगी। जिनके पास भी है वो एक 1130 का स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस रखे। अगर 1130 के नीचे ओपन होता है तो मेरे हिसाब से लॉन्ग पोजीशन एग्जिट करके वेट एंड वॉच कीजिए। नीचे 1080 1070 तक आपको मिल सकता है। ठीक है, रैमको सीमेंट को लेकर ये व्यू हो गया। लेकिन चलिए प्री ओपन के जो लेवल सेटल हो गए हैं, निफ्टी की बात करें तो 50 अंक नीचे शुरुआत होने की उम्मीद है और निफ्टी बैंक 80-85 अंक ऊपर 88 पॉइंट ऊपर ये सेटल हुआ है 55,600 के ऊपर। तो निफ्टी बैंक को लेकर वैसी ऐसी कोई दिक्कत नहीं थी, बट ये कि सेंटिमेंट में ये भी वीक हो रहा था। देखते हैं नंबर्स आज कहाँ सपोर्ट करते हैं। टाइटन 1% ऊपर वैसे सेटल हुआ है। ट्रेंट में भी हम देख रहे हैं कि तेज़ी जो है वो बरकरार रहने की उम्मीद है। आधे % की मजबूती हम ट्रेंट में देखेंगे। बाकी कुछ शेयर्स ICICI बैंक, JSW स्टील ये आपको ऊपर दिखाई देंगे। भारतीय एयरटेल में थोड़ी आज वीकनेस के संकेत मिल रहे हैं शुरुआत में। देखते हैं कि ओपनिंग कैसी होती है, बट ये लेवल्स हैं आपके सामने जो सेटल हुए हैं। लेकिन आगे बढ़ने से पहले ये जान लेते हैं कि आज वो कौन से 9 शेयर होंगे जो आपके फोकस में होने चाहिए, आपके रेडार पर होने चाहिए। शरद हमारे साथ है 9 के 9 रत्न लेकर। शरद बताइए 9 शेयर फटाफट कहाँ नजर रखें? सबसे पहले अभिषेक AU स्मॉल फाइनेंस बैंक पे ही नजर डालेंगे। स्टॉक के लिए बहुत पॉजिटिव है। खबर पे मुहर भी लग गई है ET नाउ स्वदेश की, जहां पे RBI ने अप्रूवल दे दिया है कि ये ट्रांजिशन करने वाले यूनिवर्सल बैंकिंग के तरफ, स्मॉल फाइनेंस बैंक अब यूनिवर्सल बैंक की तरफ जा रहे तो एक री रेटिंग ट्रिगर बनता है। टाइटन की बात करें तो ऑल नंबर्स जो एस्टिमेट को बीट किए हैं और दमदार नतीजे देखने मिले। आय में लगभग 21% का उछाल आया है। LIC की बात करें तो यहाँ पे भी जो है स्ट्रॉन्ग सेट ऑफ नंबर्स देखने मिले हैं। ऑपरेशनली अच्छी मोमेंटम आई और मैनेजमेंट हिंट भी किया है कि स्टैंडर्ड हेल्थ इंश्योरेंस कंपनी पे एक स्ट्रैटेजिक स्टेक भी लेंगे, तो स्टॉक के लिए पॉजिटिव है। BSE अच्छी नतीजे आए हैं। ऑपरेशनल नंबर्स और इन्वेस्टमेंट इनकम दोनों में ही अच्छी स्ट्रेंथ देखने मिली है। ये आंकड़े सीक्वेंशियली और ईयर ऑन ईयर बेसिस दोनों ही अनुमान से बेहतर हैं। HPCL की बात करें तो यहाँ पे मार्जिन में हैवी जंप आया, नतीजे बहुत स्ट्रॉन्ग देखने मिले हैं और लार्जली जो फॉलिंग ब्रेंट क्रूड प्राइसेस है उसमें भी बेनिफिट जो है OMCs को देखने मिलेगा। अपोलो टायर्स कमज़ोर नतीजे आए थे और कंपनी ने एक वन टाइम एम्प्लॉय एक्सपेंस भी जो है हिट ले लिया, तो 2 नेगेटिव फैक्टर्स जो हैं उसके कारण स्टॉक में सेलिंग प्रेशर इनिशियली देखने मिल सकता है आपको। GSFC बहुत स्ट्रॉन्ग सेट ऑफ नंबर्स आए हैं। कंपनी सीक्वेंशियली अपनी मार्जिन्स को डबल भी कर दी है। हालांकि फर्टिलाइजर स्टॉक्स में ऑलरेडी तेज़ी देखने मिली थी, तो शायद मुनाफा वसूली आज देखने मिल सकता है। गोदरेज कंज्यूमर मार्जिन्स जो है स्ट्रीट एस्टिमेट से कम आए हैं, लार्जली वीक सेट ऑफ नंबर्स आए हैं। हालांकि वॉल्यूम ग्रोथ की बात करें तो वो लार्जली इनलाइन आया है, तो नेट मिक्स टू वीक नंबर्स कहेंगे गोदरेज कंज्यूमर के लिए। और आखिरी स्टॉक रामको सीमेंट्स, यहाँ पे शानदार नतीजे देखने मिले हैं और मुनाफा लगभग 130% साल दर साल बढ़ा है। तो ओवरऑल जो है नतीजे की बात करें तो इनलाइन या गुड सेट ऑफ नंबर्स देखने मिल रहे हैं। ठीक है, ये तमाम शेयर आपके फोकस में होनी चाहिए। आप नीचे देख भी सकते हैं कि प्री ओपन में उनके भाव कहां पर सेटल हुए हैं, तो आपको अंदाजा लग जाएगा कि किस तरह की शुरुआत होने जा रही है इन शेयरों की। लेकिन ये 9 शेयर आप अपने रडार पर जरूर रख के चलिए। आज थोड़ी कमजोर शुरुआत की
आशंका दिखाई दे रही है, जो लेवल सेटल हुए हैं, और कल की हमने रिकवरी बड़ी सॉलिड देखी है। और आखिरकार जाके हमने देखा था कि निफ्टी बैंक 55,500 के ऊपर निफ्टी बैंक ने क्लोजिंग दी थी। निफ्टी ने भी 24,500 के लेवल को रीगेन कर लिया था। आज देखते हैं शुरुआत के बाद क्या होता है। लेकिन शिवांगी जी, हीरो मोटो में कल हमने अच्छी रफ्तार देखी, 4% की तेजी नतीजों के बाद। तो जो एक कंसोलिडेशन वाला जोन था ना 4100 से लेकर 4400 वाला, अब उसको ब्रेक करके ऊपर जाने के संकेत तो हीरो मोटो दे रहा है। 4660 के भाव दिख रहे हैं हीरो मोटो को लेकर। मान लीजिए जिनसे मौका छूट गया, आप उनके लिए क्या राय देंगी? क्या डिप्स आए तो बाइंग करनी है शेयर में? मोटो की बात करें हम यहाँ पे तो काफी फॉलो अप बाइंग देखने को मिली है ब्रेकआउट के बाद, और जिस तरह से पिछले 4 दिनों से वॉल्यूम्स ऐड हुए हैं, काफी एक लंबे कंसोलिडेशन के बाद वीकली बेसिस पे स्टॉक निकलते हुए नजर आया है। तो बिल्कुल यहाँ पे स्ट्रेंथ जो है वो कंटिन्यू होते हुए दिखेगी, और मेरी राय रहेगी कि हम इसमें वापस कोई भी छोटे डिक्लाइंस में डिप्स के मौके ढूंढे, बाइंग के मौके ढूंढे, और नेक्स्ट जो है 4800 तक के लेवल्स हम यहाँ एक्सपेक्ट कर सकते हैं। 45-50 के एक पोजिशनल सपोर्ट को ध्यान रखते हुए। ऑलराइट, तो चलिए हीरो मोटोकॉर्प पर ये टेक इस वक्त हमें मिलता हुआ। इस बीच बाजार की शुरुआत पर अब गौर करते हैं, और आज के सत्र में फ्राइडे सेशन है। एंटिसिपेटेड है कि लास्ट ट्रेडिंग सेशन ऑफ द वीक है, तो शायद पार्टिसिपेशन कम भी नज़र आ सकती है, और इसी के चलते हम देख रहे हैं कमज़ोर शुरुआत के आसार तो दिख रहे हैं। बाजार खुलने के साथ साथ टाइटन पर नज़र रखिएगा। अच्छे नतीजे आए हैं, नतीजों का इम्पैक्ट नज़र आ सकता है स्टॉक इसमें। अब ऑल एस्टिमेट्स हमने देखा, एबिट मार्जिन्स में बढ़ोतरी, रेवेन्यू के फ्रंट पर इजाफा, और मुनाफे के फ्रंट पर भी बढ़त के साथ। प्री ओपन में भी आप देखेंगे करीब 1-1.25% की तेजी के साथ खुलने की तैयारी करता हुआ टाइटन का स्टॉक। इसके अलावा एयू स्मॉल फाइनेंस बैंक पर भी नजर रखें। जो हमारी खबर थी जिस पर मोहर लगी है, उसका असर पड़ता हुआ क्लियरली 8% की तेजी के साथ खुलने की पूरी तैयारी करता हुआ इन प्रिंसिपल अप्रूवल मिला है आरबीआई से यूनिवर्सल बैंक बनने के लिए। ईटी नाउ स्वदेश की खबर जिस पर मोहर लगी, और उसका असर इस वक्त ओपनिंग के खिलाड़ी में शामिल हो सकता है। ये स्टॉक बाजार खुलने के साथ साथ सबसे पहले एयू स्मॉल फाइनेंस बैंक पर हम नजर रखेंगे। इसके अलावा एलआईसी कंपनी के नतीजे आते हुए दिखे थे, नंबर्स ठीक थे, तो इसके चलते एलआईसी के स्टॉक प्राइस पर भी फोकस रखना चाहिए। हरे निशान के साथ खुलने की तैयारी कर रहा है ये स्टॉक। 2-2.5% की तेजी वहां पर भी। बीएसई लिमिटेड अभी जिक्र किया हमने, हर पैमाने पर नतीजे अच्छे थे। बीएसई लिमिटेड के भी एक्सचेंज एंसेलरी फोकस रेडार पर है। ऑलमोस्ट 2.5% के गेंस के साथ खुलने की तैयारी करता हुआ लिमिटेड का स्टॉक। इसके अलावा खबरों के दम पर नैल्को, कल्पत्रु प्रोजेक्ट्स, मैक्स फाइनेंशियल सर्विसेज लिमिटेड, ये सारी कंपनियों पर फोकस जरूर रखिएगा। न्यूज फ्लो और रिजल्ट बैक्ड एक्शन है जो कि आज बाजार पर देखने को मिलेगा। स्टॉक वाइज मौके ढेर सारे होंगे। इंडेक्स में हो सकता है कि एक रेंज बाउंड कामकाज देखने को मिले, लेकिन खबरें ढेर सारी है। कल्पत्रु प्रोजेक्ट्स के स्टॉक को भी देखिए, करीब 8% की तेजी के साथ ही खुलने की तैयारी करता हुआ। कामकाजी मुनाफे के फ्रंट पर करीबन 40% की बढ़त देखने को मिली है। मार्जिन भी बड़े हैं। इसे भी ओपनिंग के खिलाड़ी के स्टॉक में हो सकता है आज 2-3 ओपनिंग के खिलाड़ी मिल जाएं, और फिर सड्डी भी ढूंढेंगे हम। लेकिन इन तमाम स्टॉक्स पर एयू स्मॉल फाइनेंस बैंक के स्टॉक पर खास नजर होनी चाहिए। बीएसई लिमिटेड, टाइटन, ये सारे स्टॉक्स पर नजर रखिएगा। और साथ साथ कंजम्पशन का खेमा, जिस तरह से फेस्टिवल सीजन की शुरुआत हो चुकी है, कंजम्पशन, एफएमसीजी, ज्वेलरी स्टॉक, ऑटोमोबाइल प्ले, ये सारे के सारे प्लेयर्स है जहां पर आपकी नजर होनी चाहिए। बाजार की शुरुआत आपके स्क्रीन पर 24,544 के स्तर पर 52 अंकों की कमजोरी के साथ निफ्टी खुलता हुआ। 52,600 के लेवल्स के इर्द गिर्द बैंक निफ्टी में 72 अंकों की मजबूती के साथ इस वक्त शुरुआत होती हुई नजर आ रही है। निफ्टी के मुकाबले बैंक निफ्टी बेहतर शुरुआत दिखाते हुए सेंसेक्स 80,000 के पार खुलने में कामयाब। 80,462 के स्तर पर इस वक्त कामकाज देख पाएंगे आप। वहीं एडवांस डिक्लाइन रेशियोज अगर देखेंगे 1075 एडवांसेस के ठीक सामने 574 डिक्लाइंस नजर आ रहे हैं। फेयर इंडिकेटर इंडिया विक्स पर भी नजर होनी चाहिए। ब्रॉडर मार्केट्स मिड कैप में हम देख रहे हैं करीब 150 अंकों की कमजोरी है, और स्मॉल कैप में भी कंसर्न्स के साथ ही कामकाज खुलता हुआ। लेकिन साथ साथ मेजर कंट्रीब्यूटर्स की अगर बात करें, आईसीआईसीआई बैंक, आईटीसी, एचयूएल, टाटा मोटर्स, टीसीएस जैसे काउंटर्स हैं जो कि बाजार को इस वक्त संभालने का काम कर रहे हैं। ऑन दी फ्लिप साइड अगर आप देखेंगे, भारती एयरटेल, एचडीएफसी बैंक, इन्फोसिस, डिविज लैबोरेटरीज, रिलायंस जैसे काउंटर्स हैं जहां से इस वक्त बिकवाली हावी होती हुई दिख रही है। भारती एयरटेल में करीब 6 करोड़ शेयरों के सौदे होते हुए दिखे हैं। इसका जिक्र हमने किया था। लार्ज ट्रेड वैल्यू है ये, 1652 करोड़ के ब्लॉक्स होते हुए भारती एयरटेल में, और एक इम्पैक्ट आप देख रहे हैं ऑलमोस्ट
2.5-3% के डाउन ट्रेंड इस वक्त 1.2% इक्विटी का सौदा होता हुआ दिखा है। भारतीय एयरटेल का स्टॉक प्राइस फोकस रेडार में। एयू स्मॉल फाइनेंस बैंक को स्क्रीन पर लेकर आए। एयू स्मॉल फाइनेंस बैंक का ईटी नाउ स्वदेश की खबर पर मोहर लगती हुई उसके ठीक बाद हो सकता है कि ड्यूरिंग द सेशन एक इम्पैक्ट आता हुआ जरूर दिखे। 3.5% की तेजी के साथ एयू स्मॉल फाइनेंस बैंक का स्टॉक इस वक्त खुलता हुआ मजबूती का रुझान यहाँ पर। कल्पतरू प्रोजेक्ट्स को भी स्क्रीन पर लेकर आते हैं। अच्छे नतीजों का एक्शन दिखा है या नहीं, ये समझने की कोशिश करते हैं। और रोड एंड इंफ्रा और साथ ही एक्सचेंज एंसिलरी वाले स्टॉक्स भी हैं जो कि लगातार फोकस रेडार पर रहने चाहिए। रिजल्ट बैक्ड एक्शन कल्पतरू फाइनेंस, कल्पतरू प्रोजेक्ट्स पर, वहीं बीएसई लिमिटेड पर, टाइटन जैसे स्टॉक प्राइस पर, सीडीएसएल एक्सचेंज एंसिलरी में हम देख रहे हैं उम्मीदें हैं, लेकिन इस वक्त गेन्स कुछ खास नहीं नजर आ रहे हैं। कल्पतरू प्रोजेक्ट 6.5% की तेजी दिखाते हैं। 1183 के स्तर अच्छे नतीजे का एक्शन है। ट्रेंड के स्टॉक प्राइस पर नजर होनी चाहिए। एक्सपेक्टेशन नहीं थी, लेकिन नतीजे काफी अच्छे आए और हर पैमाने पर नतीजे बेहतर। और कल के सत्र से लेकर आज के सत्र, इनफैक्ट पिछले 4 ट्रेडिंग सेशन में ऑलमोस्ट 7-8% के गेन्स ट्रेंड के स्टॉक ने दिखाया। आज के सत्र में भी करीब आधे 1% की तेजी के साथ ही स्टॉक खुलता हुआ। ऑटोमोबाइल स्पेस हमारे एक्सपर्ट्स के फोकस रेडार पर है। फेस्टिव सीजन के तौर पर सीजनलिटी फैक्टर वहां पर भी देखने को मिलेगा। इसी कड़ी में टाटा मोटर्स का स्टॉक, हीरो मोटोकॉर्प पर भी नजर होनी चाहिए। मजबूती के साथ खुल रहे हैं ये स्टॉक्स। ऑलमोस्ट 1 से लेकर 1.5% तक की तेजी इन तमाम स्टॉक्स में आप पाएंगे। निफ्टी नेक्स्ट कैटेगरी की अगर बात करें, लाइफ इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया पर नजर रखें। एलआईसी नतीजे अच्छे आए थे और अच्छे नतीजों का एक्शन है। 4.25% की तेजी एलआईसी के स्टॉक प्राइस में इस वक्त देखने को मिली है। Q1 अबव एस्टिमेट वैल्यू ऑफ न्यू बिजनेस मार्जिन, वीएनबी मार्जिन जिसका हम जिक्र करते हैं, सालाना आधार पर करीब 21% की बढ़त वहां पर देखने को मिली है। 4% की गेंस के साथ एलआईसी लाइफ इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया का स्टॉक 921 के लेवल्स पर खुलता हुआ बढ़िया तेजी है इस वक्त। यूनाइटेड स्पिरिट्स, गोदरेज कंज्यूमर, वारुण बेवरेजेस जैसे स्टॉक्स हैं जो कि निफ्टी नेक्स्ट कैटेगरी में अच्छी खासी तेजी का मोमेंटम पकड़कर चल रहे हैं। ब्रॉडर मार्केट्स में मिड कैप की चाल तो फीकी है इंडेक्स वाइज, लेकिन स्टॉक वाइज आपको एक्शन काफी मिल जाएंगे। मैक्स फाइनेंशियल सर्विसेज लिमिटेड, इस कंपनी के भी नतीजे आए थे। Q1 अबव एस्टिमेट, यहाँ पर भी वैल्यू ऑफ न्यू बिजनेस मार्जिन जो होते हैं वो 32% का इजाफा दिखा रहे थे सालाना आधार पर। और स्टॉक में रिजल्ट बैक्ड एक्शन एब्सोल्युटली नजर आ रहा है। करीब 3.25% की तेजी के साथ ये स्टॉक भी ट्रेंड करता हुआ। सो ईटी नाउ स्वदेश जो स्टॉक्स आपके सामने रखता है वहां पर इंपैक्ट जिस तरह का हम बता रहे हैं। एयू स्मॉल फाइनेंस बैंक अच्छी शुरुआत, एमएफएसएल अच्छी शुरुआत, कल्पतरू प्रोजेक्ट्स में बढ़िया मजबूती। ट्रेंड जो है वो बनता हुआ, क्लियरली ट्रेंड को ऑब्जर्व सबसे पहले आपके लिए हम करते हैं और लेकर आते हैं ताकि बाजार खुलने के साथ साथ बाजार की पूरी तस्वीर और सही और सटीक राय आपको मिलती रहे। क्विकली स्मॉल कैप का खेमा भी देख लेते हैं और स्मॉल कैप स्पेस में भी न्यूज फ्लोज के चलते एक्शन जो नजर आ रहे वही है। इंडेक्स वाइज कोई खास बड़ा मूव नहीं, लेकिन त्रिवेणी टर्बाइन के स्टॉक को देखे 2.5% की तेजी। सिटी गैस डिस्ट्रीब्यूशन कंपनियां एमजीएल, आईजीएल, महानगर गैस लिमिटेड, इंद्रप्रस्थ गैस लिमिटेड पर भी नजर रखिएगा। यहाँ पर भी अच्छा खासा एक्शन। हाउसिंग फाइनेंस वाले स्टॉक्स में भी पीएनबी हाउसिंग फाइनेंस तेजी के साथ खुलता हुआ। एनएसई इंडिसेस ट्रैकर आपके स्क्रीन पर लेकर आ जाते हैं और साथ साथ सेक्टोरल परफॉर्मेंस भी आपको बताते हैं। सेक्टर वाइज बाजार की तस्वीर आज कैसी नजर आ रही है। मीडिया, रियल एस्टेट, एफएमसीजी, ऑटो, एनर्जी, पीएसयू बैंक, इन दिस ऑर्डर ये सारे के सारे सेक्टर्स हैं जो कि परफॉर्म कर रहे हैं। और साथ ही इसके विपरीत मेटल, फाइनेंशियल सर्विसेज, फार्मा, मिड सेलेक्ट और आईटी अगेन इन दिस ऑर्डर बिकवाली का दबाव झेल रहे हैं। सो क्लियरली बटा हुआ कामकाज बाजार का आज। सेक्टर स्पेसिफिक अगर देखेंगे, स्टॉक स्पेसिफिक मौके आपको ढेर सारे मिल जाएंगे। ओपनिंग का खिलाड़ी टाइटन भी मान सकते हैं, कल्पतरू प्रोजेक्ट्स भी मान सकते हैं, मैक्स फाइनेंशियल सर्विसेज भी, और एयू स्मॉल फाइनेंस बैंक को तो ही मानी है। ईटी नाउ स्वदेश की खबर पर मोहर लगती हुई और उसका इम्पैक्ट इस वक्त बाजार की जैसी एक्सपेक्टेड थी वैसी ही शुरुआत हुई है। इंडेक्स वाइज हम देख रहे हैं रेंज बाउंड कामकाज है, लेकिन स्टॉक वाइज मूव्स काफी सारे हैं जिस पर हमें नजर रखनी चाहिए। चलिए देखते हैं इस शुरुआत को हमारे एक्सपर्ट्स कैसे देखते हैं। जीआईसीआरई को ओपनिंग का खिलाड़ी मान रहे हैं हम, मजबूती के साथ करीब 5-6% की तेजी, 399 के स्तर। यहाँ पर श्नाइडर पर भी फोकस होना चाहिए। यहाँ पर फिसड्डी आज के सत्र का जो है श्नाइडर इलेक्ट्रिक का स्टॉक है, बिकवाली का दबाव इस स्टॉक में हम देख रहे हैं ऑलमोस्ट 5% की गिरावट। तो जीआईसीआरई आज का ओपनिंग का खिलाड़ी और ओपनिंग का फिसड्डी श्नाइडर इलेक्ट्रिक का स्टॉक। चलिए आगे बढ़ेंगे, एक्सपर्ट से जानते हैं कि उनके रेडार पर क्या कुछ है।
बिल्कुल ब्रॉडर इंडिसेस से उतना सपोर्ट नहीं आ रहा है, लेकिन निफ्टी एक बहुत ही छोटे रेंज में जो है ट्रेड कर रही है विद नेगेटिव बायस। लेकिन चलिए ओपनिंग ट्रेड की तरफ चलते हैं और यहाँ पे जो है सबसे पहले हरीश आपसे राय लेना चाहेंगे कि ओपनिंग ट्रेड में आपकी क्या कॉल्स रहेंगे। शरद जी, अगर देखा तो मार्केट जैसे एक्सपेक्ट किया था ऑलमोस्ट साइडवेज में ही है, माइल्डली वीक है, लेकिन मुझे लग रहा है कि स्टॉक स्पेसिफिक अप्रोच अभी भी में है। तो मेरा स्टॉक रहेगा मारुति में। देखा था मारुति सुजुकी अगर देखा जाए तो स्टॉक एक कंसोलिडेशन में था, आज एक ट्रेंड में एक छोटा सा ब्रेकआउट दिया है ऑलरेडी। तो मुझे लग रहा है कि यहाँ पे एक अपॉर्चुनिटी बन सकती है मारुति में, और ऊपर के करंट लेवल्स पे बाइंग करने की राय रहेगी। और टारगेट्स बनेंगे 12,900 से लेके बाद में 13,000 का। तो स्टॉप लॉस मेंटेन करना चाहिए 12,400। तो करंट लेवल पे बाय करने की राय रहेगी मारुति में आज के लिए। जी बिल्कुल, खरीदारी की राय मारुति पे और स्टॉक जो है लगभग 12,650 लेवल्स पे है। शिवांगी आपके क्या रहेंगे ओपनिंग ट्रेड के कॉल्स? जी शरद, मेरी नजर यहाँ पे है टाइटन पर। ये स्टॉक में हमने देखा है कि रेजिडेंट रहा है मार्केट वॉलिटिलिटी के बावजूद। आज थोड़ी बहुत सॉफ्ट ओपनिंग जरूर हमने देखी है, बट स्ट्रेंथ जो है पिछले 4 सेशन से काफी अच्छी तरह से बनते हुए दिख रही है। वीकली बेसिस पे भी हमने देखा है पिछले वीक के पूरे लॉसेस को रिकवर करते हुए दिखा है ये स्टॉक, और ओवरऑल काफी स्ट्रॉन्ग काउंटर है। तो यहाँ पे मोमेंटम जो है अभी फिलहाल बनते हुए ही दिख रही है। खरीदारी के मौके ढूंढे कोई भी छोटे डिक्लाइंस में, और नेक्स्ट जो है 3600 के टारगेट्स यहाँ पे बनते हुए दिख रहे हैं, तो उसके लिए हम नजर रखें 3350 के एक स्टॉप लॉस के साथ। और शिवांगी एक बार स्टॉप लॉस रिपीट कर देंगे प्लीज। जी बिल्कुल, 3350 के एक स्टॉप लॉस को लगाते हुए 3600 के टारगेट्स के लिए हम टाइटन को नजर रखें। बिल्कुल, स्टॉप लॉस 30-50 लेवल्स का और टारगेट प्राइस है 3600 का। खरीदारी की राय जो है शिवांगी की तरफ से आ रही है। हरीश जी एक बार रियलिटी स्पेस पे जो है आपकी राय लेना चाहूँगा। ये काउंटर जो है आप कहेंगे कि अगस्त और जुलाई में बहुत भारी पिटाई दिखने मिली थी निफ्टी रियलिटी स्पेस में, थोड़ा वैल्यू भी इमर्ज आ रहा है धीरे धीरे करके। अब फेस्टिव सीजन आ गए हैं, फिर जो प्री सेल्स लॉन्चेस ये धीरे धीरे आने लगेंगे न्यूज़ फ्लोज, तो उसके कारण कुछ सपोर्टिव जो है आपको टेक्निकल्स में भी देखने मिलेगा। इसके कारण जो है पोजिशनली कौन सा कंपनी में एक अच्छा रिस्क रिवॉर्ड रेशियो बन रहा है, पोजिशनली कॉल बताएं, क्योंकि ये चलने वाला है सिलसिला। 1.5 से 2 महीने में बहुत सारे रियलिटी कंपनीज के अनाउंसमेंट्स आएंगे, तो ज़रा बताएं कौन सा कंपनी वेल प्लेस्ड है यहाँ पे। बिल्कुल शरद जी, अगर देखा है तो लास्ट कुछ दिनों से रियलिटी में बिल्कुल हमें एक डाउन ट्रेंड देखने मिल रहा है। वहां से बहुत सारे स्टॉक्स ऑलमोस्ट 15 to 20% का नीचे डाउन ट्रेंड देखने मिल रहा है। तो मुझे लग रहा है कि इसमें एक दो स्टॉक्स है मेरे रडार पे। पहला रहेगा कि प्रेस्टीज इंडस्ट्रीज। देखिए प्रेस्टीज इंडस्ट्रीज एक अच्छा स्टॉक बन सकता है, क्योंकि ऑलरेडी 200 मूविंग एवरेज के ऊपर कर रहा है और कंसोलिडेट कर रहा है। इसमें कोई भी डिप आता है मुझे लग रहा है कि यहाँ पे बाइंग करने की चांसेस ज्यादा है। और ऊपर देखा जाए तो एक रेजिस्टेंस जोन बन रहा है फिलहाल के लिए 1720 के अराउंड। तो उसके ऊपर निकल रहा है तो वहां पे भी और तेजी देखने मिल सकता है। लेकिन मुझे लग रहा है कि प्रेस्टीज अच्छा स्टॉक रहेगा जो डिप्स में बाय करने की राय रहेगी मेरी। जो भी डिप्स मिलता है 1600 से लेके 1550 तक के लेवल्स तक, तो वहां पे बाय करना चाहिए प्रेस्टीज इंडस्ट्रीज में। और लॉन्ग टर्म प्रोजेक्ट तो मुझे लग रहा है कि एक स्टॉक है और परफॉर्म कर सकता है आगे जाके, जो 1750 से लेके 1800 लेवल्स तक भी देखने मिल सकता है। तो मेरा रडार पे प्रेस्टीज एस्टेट है बाय करने की रियल एस्टेट सेक्टर में। प्रेस्टीज एस्टेट्स पे जो है खरीदारी की राय आ रही है लगभग 16 लेवल्स का जो है। हालांकि स्टॉक डेज लो पे ट्रेड कर रहा है, बट बहुत छोटे ही रेंज पे जो है पूरी तरह से अप मूव देखने मिल रही है। इसके अलावा स्टॉक स्पेसिफिक अगर बात करें तो ऑटो खेमे में जो है खास करके हीरो मोटो पे थोड़ी देर पहले बात की थी। एक बार टाटा मोटर्स को चार्ट को लेके आते हैं। यहाँ पे भी देखें तो एक टाइप से थोड़ी सी वैल्यू इमर्ज हो रही है, चार्ट्स बता रहे हैं। शिवानी एक बार टाटा मोटर्स पे आपकी राय लेना चाहूँगा। स्टॉक जो है 650 के ऊपर करंटली ट्रेड कर रहे हैं, और थोड़ी सी उनकी JLR बिजनेस में अनसर्टेनिटी तो है, दैट्स द मेजॉरिटी ऑफ द बिजनेस, लेकिन इसके बावजूद स्टॉक में गिरावट तो दिखी है बड़े लेवल से। तो यहाँ पे कोई वैल्यू पोजिशनल टेक आपका क्या रहेगा अगर रहता है तो? जी टाटा मोटर्स काफी महीनों से हमने देखा है कि बीटन डाउन हो रखा है। इनफैक्ट लोअर टॉप लोअर बॉटम फॉर्मेशन बने हैं मंथ ऑन मंथ बेसिस पे।
जहाँ बाकी इस सेक्टर के जो दूसरे स्पेस के स्टॉक्स थे उनमें आउट परफॉर्मेंस देखने को मिला, बट ये कंसिस्टेंटली अंडर परफॉर्म किया है। तो यहाँ पे थोड़ी बहुत जो रिवाइवल भी देखने को मिल रही है वो इम्पोर्टेंट रहेगा देखने को कि कितना मोमेंटम यहाँ पे बनता हुआ नजर आ रहा है, क्योंकि अर्लियर दिस वीक भी हमने देखा कि मोमेंटम बनते बनते फिजल आउट हुआ था। तो थोड़ा वेट एंड वॉच का ही नजरिया रहेगा। यहाँ पे इमीडिएट स्ट्रेंथ बिल्कुल से नजर नहीं आ रहा है। काफी कॉल राइटर्स की अनवाइंडिंग लगेगी एक फ्रेश लेग ऑफ रैली को कमेंस करने के लिए स्टॉक में। टाटा मोटर्स 650 रुपये के आसपास ही है। कोई खास एक्शन नहीं है, लेकिन मार्केट अगर आप देखेंगे, निफ्टी बैंक अब 90 अंक नीचे है। निफ्टी की अगर हम कमजोरी की बात करें 24,550 के आसपास, करीब 50 अंकों के आसपास की नरमी। और भारतीय एयरटेल ब्लॉक डील की खबर से हम देख रहे हैं कि 2.5% ये नीचे है। और आईटी में थोड़ी कमजोरी बनी हुई है, इन्फोसिस कमजोर है, HCL टेक आपको कमजोर दिखेगा, विप्रो में कमजोरी है। और ये थोड़ी सी ना एक बाजार के लिए पेन पॉइंट है, क्योंकि यूएस से लिंक्ड है। भारत अमेरिका के रिश्ते अब इधर से कहाँ जाएंगे, इसको लेकर थोड़ी सी हम कह सकते हैं कि असमंजस की स्थिति है। उसके चलते आईटी में थोड़ी थोड़ी कमजोरी हम देख रहे हैं। लेकिन एयू स्मॉल फाइनेंस बैंक मतलब प्री ओपन में तो 10% ऊपर था ये शेयर। अब ये जो गेंस हैं रफली अराउंड 2% के रह गए हैं। और एयू स्मॉल फाइनेंस बैंक की हम बात करें तो जो देश में अभी 11 स्मॉल फाइनेंस बैंक अभी कारोबार कर रहे हैं उसमें सबसे बड़ा है। इनको यूनिवर्सल बैंकिंग के लिए आरबीआई से इन प्रिंसिपल अप्रूवल भी मिल गया है, सैद्धांतिक मंजूरी मिल गई है कारोबार करने के लिए। लेकिन बहुत कोई एक्साइटमेंट हम देख नहीं रहे हैं स्मॉल फाइनेंस बैंक के शेयर में। एक और शेयर जो आपने देखा होगा और शायद आपको मतलब थोड़ा झटका लगा होगा कि अच्छा आज नेस्ले का शेयर 50% नीचे कैसे दिख रहा है, तो वो इसलिए है कि आज बोनस इश्यू की रिकॉर्ड डेट है। कल तक जिनके पास शेयर थे वो बोनस के लिए एलिजिबल होंगे, यानी कि परसों जिन्होंने शेयर खरीदे होंगे T+1 में कल आए होंगे उनके पास, और फिर वो एलिजिबल होंगे बोनस के लिए। हालांकि बोनस से होता क्या है कि देखिए शेयरों की संख्या तो बढ़ जाती है, आपकी जो टोटल वैल्यू होती है उतनी ही रहती है, बट ये होता है कि लिक्विडिटी बढ़ती है अगर शेयर की तो फिर आपको शेयर में बायर्स का रुझान बढ़ता है। जनवरी 2024 में शायद हमने देखा था कि 1:10 का स्टॉक स्प्लिट आया था, और अब ये बोनस फर्स्ट एवर ये बोनस इशू है नेस्ले के लिए। आपको भाव अब दिखेगा इसका 1100 रुपए के आसपास के। एक काम करते हैं, व्यू ही ले लेते हैं नेस्ले के शेयर पर। शिवांगी जी, नेस्ले अब तो थोड़ा सा लिक्विड ज्यादा हो जाएगा, क्या व्यू होगा आपका शेयर को लेकर? क्योंकि कंजम्पशन में हमने हाल फिलहाल ये देखा है कि वॉल्यूम ग्रोथ वगैरह के नंबर अच्छे रिपोर्ट हुए हैं, ठीक ठाक नतीजे रिपोर्ट की है कंपनी ने। नेस्ले क्या राय होगी आपकी? नेस्ले का ऑफ कोर्स ये प्राइस एक्शन एडजस्ट करके अगर हम देखें तो वीकली बेसिस पे हमने देखा है कि काफी हफ्तों से कंसोलिडेशन इसमें देखने को मिला है। इनफैक्ट स्टॉक में जो है स्लो एंड स्टेडी मूव रही है, इसने ज्यादा कुछ हमने देखा है कि मोमेंटम नहीं रही है। तो मेरी राय रहेगी कि हम थोड़ा वेट एंड वॉच कर सकते हैं, दूसरे स्टॉक्स इन सेक्टर में फोकस कर सकते हैं। ठीक है, वेट एंड वॉच की सलाह है नेस्ले को लेकर। बाजार की गिरावट थोड़ी सी गहराई है, निफ्टी करीब 80 अंक नीचे, निफ्टी बैंक करीब 130 अंक नीचे। हालांकि आज ब्रॉडर मार्केट से जो संकेत हैं वो बाजार के लिए ठीक हैं, क्योंकि करीब 1400 शेयर तेजी वाले हैं और करीब 950 शेयर इस वक्त गिरावट वाले दिखेंगे आपको एनएसई पर। लेकिन बाजार में उतार चढ़ाव और बाजार में भय का जो सूचक है वो है इंडिया विक्स। इंडिया विक्स में देख रहे हैं कि 2.5% की मजबूती है, लेकिन 12 के आसपास है, कंफर्टेबल है, उसमें कोई बहुत खास कोई ऐसी चिंता की बात नहीं है उससे। लेकिन बाजार में मुश्किल तो है, फियर भी है, तो थोड़ा सा ना ये इंडिया विक्स का जो रिएक्शन है ना कुछ खास लग नहीं रहा है। आदित्य अग्रवाल हमारे साथ जुड़ गए हैं investforyou.com के। आदित्य जी, बहुत शुक्रिया आपका समय देने के लिए। आपके ओपनिंग ट्रेड से शुरुआत कर लेते हैं, बताइए आपको हिसाब से मौके बाजार में कहां पर है फिलहाल और क्या ट्रेड करें अभी? गुड मॉर्निंग अभिषेक जी। थोड़ा सा वेट एंड वॉच का ही मूड मार्केट में, थोड़ा फाइनेंशियल्स में हम देख रहे हैं कि बिकवाली ज़्यादा देखने मिल रही है और निफ्टी भी थोड़ी बहुत प्रॉफिट टेकिंग देखने मिल रही है। तो ब्रॉडर मार्केट्स में से ही हमें देखने मिल रहा है कि थोड़ा बहुत बाइंग आ रहा है, और वहाँ पे मुझे लग रहा है कि शायद थोड़ी बहुत एक बाइंग हमें देखने मिल सकती है। इसके अलावा ओवरऑल कहीं पे ज़्यादा कुछ मुझे मोमेंटम दिख नहीं रहा है यहाँ पे मार्केट के अंदर फिलहाल के लिए। तो एक रियल एस्टेट में थोड़ी बहुत शॉर्ट कवरिंग देखने मिल रही है यहाँ पे। तो डीएलएफ के काउंटर पे मेरी नजर है, कल एक हैमर पैटर्न दिखा था हमें डीएलएफ में, और आज हमें दिख रहा है कि
थोड़ी बहुत उसमें बाइंग दिख रही है, फॉलो अप मूव आ रहा है आफ्टर हैमर कैंडलस्टिक पैटर्न। तो अभिषेक जी, मैं डीएलएफ के साथ बाई करने चाहूंगा। यहाँ पे टारगेट्स हमको लगाना है 795 के टारगेट्स के साथ खरीदारी करनी है, और नीचे स्टॉप लॉस लगाना है 755 का स्टॉप लॉस और 795 के टारगेट्स, और डीएलएफ में खरीदारी करना चाहूंगा। उसके अलावा मैं थोड़ी देर मार्केट को आधे घंटे वॉच करना चाहूंगा, उसके बाद फिर देखते हैं मार्केट जिस हिसाब से स्टेबल होने के बाद फिर कुछ फ्रेश ट्रेड्स लेने के लिए बेटर रहेंगे। ठीक है, डीएलएफ को लेकर ये व्यू है। 1% ऊपर आपको फिलहाल शेयर दिखेगा। 795 रुपए का टारगेट होगा, 755 का स्टॉप लॉस। हाल फिलहाल हमने देखा था कि जो रियल एस्टेट वाले शेयर थे वहां पर प्रॉफिट टेकिंग बड़ी जोरदार आई थी। लोअर लेवल से थोड़ी संभलने की कोशिश हमें देखने को मिल रही है। तो डीएलएफ एक शेयर है आदित्य जी की तरफ से। थोड़े ट्रेड कम मिले तो आप घबराइएगा नहीं, क्योंकि कम मिलेंगे ट्रेड, और जितने कम हो ना, मेरा कहना है कि उतना ही अच्छा है, क्योंकि आपको ना मॉनिटर करने में थोड़ी आसानी होगी वोलेटिलिटी में, बाजार की इस उतार चढ़ाव में। डिक्सन टेक में हमने देखा शिवांगी की ऊपरी स्तरों से थोड़ी सी ना प्रॉफिट टेकिंग आई। 17,000 के लेवल से अब ये शेयर गिर के 16,300 रुपये के आसपास आ गया है। और कहीं ना कहीं जो इलेक्ट्रॉनिक्स गुड्स हैं, इसका भी हम एक्सपोर्ट करते हैं। अब एप्पल के फ़ोन भी बनाता है और गूगल के फ़ोन की भी मैन्युफैक्चरिंग है डिक्सन टेक के पास। तो आगे क्या होगा, टैरिफ को लेकर थोड़ी अनिश्चितता है इसमें। आप जरा बताइए कि डिक्सन टेक ये जो गिरावट आ रही है, आप क्या और गहराती हुई देख रही हैं? 2-2.25% नीचे है शुरुआती ट्रेड में ये। जी अभिषेक, डिक्सन की अगर हम बात करें, यहाँ पे स्ट्रक्चर जो है मंथली बेसिस पे अभी भी होल्ड करते हुए दिख रहा है। तो लॉन्ग टर्म में अभी कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। वीकली पे हमने देखा है पिछले 6 हफ्तों से कंसिस्टेंटली हायर टॉप हायर बॉटम फॉर्मेशन बनते हुए दिखे हैं। ऑफ कोर्स आज थोड़ी बहुत जो कल की गेन्स है वो गिव अप करते हुए दिख रहा है स्टॉक, बट ओवरऑल ये एक इम्पॉर्टेंट लेवल भी है इसके लिए। 16,150 का वो एक अहम सपोर्ट बनते हुए दिखेगा इस स्टॉक के लिए। बट ओवरऑल लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर्स को कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। शॉर्ट टर्म ट्रेडर्स जो है वो वेट कर सकते हैं 16,150 के एक सपोर्ट को ध्यान रखते हुए अपसाइड अगेन 17,000 के बाउंस के लिए। के लिए डिक्सन टेक्नोलॉजीज ईएमएस कैटेगरी के स्टॉक्स हैं जो फोकस रेडार पर है ज़रूर, लेकिन इस वक्त 2.25% के डाउन ट्रेंड्स के साथ यहाँ पर कामकाज देखने को मिल रहा है। सेक्टर स्पेसिफिक बाजार के अप्रोचेस में रियल एस्टेट बास्केट तो आज कामकाज कर रहा है, पॉजिटिविटी है। कुछ दिन के साइडवेज मोमेंटम के बाद रियल एस्टेट में इजाफा है, और इस पर आदित्य ने अपना टेक भी दिया। डीएलएफ, गोदरेज प्रॉपर्टीज, लोढ़ा जैसे स्टॉक्स से जहाँ पर अच्छा एक्शन है, लेकिन इसके साथ साथ एफएमसीजी और ऑटो पर भी नजरें होनी चाहिए, क्योंकि कंजम्पशन फैक्टर है। फेस्टिवल सीजन के साथ साथ ये कुछ स्पेसेस हैं जो फोकस रेडार पर आ ही जाते हैं। एफएमसीजी के बास्केट में अगर आप देखेंगे, कुछ तमाम प्लेयर्स जहां पर अच्छी मजबूती है। आईटीसी डाइवर्सिफाइड एफएमसीजी प्ले पर नज़र होनी चाहिए। तेज़ी के साथ कामकाज जहां पर देखने को मिला है। वहीं ऑटोमोबाइल स्पेस में अगर आप देखेंगे, हीरो मोटरकॉर्प, आयशर मोटर्स, टाटा मोटर्स और मारुति जैसे काउंटर्स हैं जहां पर मजबूती के साथ कमज़ोर बाजार में भी इस वक्त ट्रेड देखने को मिल रहे हैं। इसके अलावा बजाज विंस में भी आज अच्छा खासा एक्शन है। बजाज फाइनेंस, बजाज फिनसर्व के स्टॉक को देखें, टाइटन में भी अच्छी मजबूती के बीच कामकाज देखने को मिला है। आदित्य, ये फेस्टिवल सीजन के साथ साथ जो कनेक्टिंग प्लेज हैं, कंजम्पशन हो गए, ज्वेलरी स्टॉक्स हो गए, ऑटोमोबाइल प्लेयर्स हो गए, नवरात्रि अब आएंगी, नवरात्रि गणेश चतुर्थी के साथ साथ ऑटो सेक्टर पर भी फोकस हो जाएगा, क्योंकि शगुन के तौर पर ऑटोमोबाइल खरीदारी का भी ट्रेंड बढ़ जाता है। आपकी राय इस पूरे पॉकेट पर कंसिडरिंग दिस फैक्टर क्या होगी? बिल्कुल मानसी, गुड मॉर्निंग। मुझे लग रहा है कि इनफैक्ट अगर हम इसके साथ क्लब कर ले, जो टैरिफ वॉर चल रहे हैं उसको मद्देनजर रखते हुए देखें तो डोमेस्टिक डिमांड बढ़ने वाली है, और डोमेस्टिक डिमांड वाली कंपनीज पे ही फोकस करना चाहिए हमें, जिसमें एक्सपोर्ट थोड़ा कम है तो उसमें थोड़ा सा सेटबैक भी हमें कम देखने मिलेंगे स्टॉक्स में। तो डेफिनेटली उस अगर हम स्पेस की बात चर्चा कर ले, और जैसा कि आपने कहा फेस्टिव सीजन स्टार्ट हो रहे हैं, तो पहला शेयर मेरे नज़र में टाइटन का रहेगा। एक अच्छी खासी हमने टेकिंग देखी थी उनके अपडेट के बाद, उसके बाद क्वार्टरली नंबर्स आए, उसके बाद स्टॉक ने एक अच्छा बेस बना दिया है मानसी। मुझे लग रहा है यहाँ पे टाइटन पे फ्रेश खरीदारी करनी चाहिए, नॉट ओनली फ्रॉम ट्रेडिंग पर्सपेक्टिव बट थोड़ा मीडियम टर्म टाइम होराइजन के हिसाब से भी खरीदारी कर सकते हैं टाइटन पे। करंट लेवल्स पे यहाँ पे टारगेट्स हमें 3700 से लेके 3800 के आते हैं टाइटन पे। 3700 3800 ये दो टारगेट्स आ रहे हैं मेरे।
और नीचे स्टॉप लॉस हमको यहाँ पे लगाना है 3350 का। 3350 के स्टॉप लॉस के साथ खरीदारी करें। इसके अलावा अगर हम ऑटोमोटिव की बात कर ले तो उसमें टू व्हीलर और फोर व्हीलर स्पेस में से मुझे पहला तो टू व्हीलर में हीरो मोटो बहुत अच्छा लग रहा है। हम देख रहे हैं मानसून सीजन भी अच्छे आ रखे हैं और रूरल डिमांड शायद यहाँ पे किक ऑफ हो, तो टू व्हीलर स्पेस में से हीरो मोटो बहुत अच्छा लग रहा है। अच्छी खासी वॉल्यूम्स पे ब्रेकआउट देखने मिला हमें पिछले कुछ ट्रेडिंग सेशंस में, और फॉलो थ्रू मूव आ रहा है जैसा कि आपने कुछ समय का पहले कहा। तो करंट लेवल्स पे हीरो मोटो पे भी सलाह रहेगी मेरी खरीदारी करने के लिए। 4900 से 5000 के यहाँ पे टारगेट्स आते हैं, और नीचे स्टॉप लॉस हमको लगाना है 4450 4500 का। 4500 का बहुत ही उम्दा सपोर्ट है यहाँ पे। इसके अलावा अगर हम देखें तो टीवीएस मोटर में भी हमने देखा था बहुत अच्छी खरीदारी आई थी, फ्रेश ब्रेकआउट आया अगेन वॉल्यूम्स के साथ। थोड़ी बहुत आज सॉफ्ट है स्टॉक, अगर इस सॉफ्टनेस में बाइंग अपॉर्चुनिटी मिलती है क्लोज टू अबाउट 2950 2900, तो फ्रेश एडिशन करना चाहिए टीवीएस मोटर्स पे भी। यहाँ पे 3200 के टारगेट्स देखने मिलेंगे, और नीचे स्टॉप लॉस हमको यहाँ पे लगाना है 2850 का। इसके अलावा फाइनली मुझे लग रहा है महिंद्रा का जो एक स्टॉक है वो लगातार हायर हाइज हायर लोज दिखाते आया है। एक अच्छे कंसोलिडेशन मूव में अभी फिलहाल स्टॉक मिल रहा है हमें, तो मैं सजेस्ट करूंगा करंट लेवल्स पे स्टैगर्ड बाइंग करें महिंद्रा पे। नीचे 3000 तक के लेवल्स पे एक्यूमुलेट करें स्टॉक को। ऊपर में आपको 3500 महिंद्रा में देखने मिल सकता है, और नीचे स्टॉप लॉस हमको लगाना है 2900 का। एब्सोल्युटली। तो फेस्टिवल डिमांड की धूम और उसकी शुरुआत हो रही है, और इस शुरुआत में ही हम आपको ये सारे के सारे स्पेसेस बता रहे हैं जिस पर आपकी नज़र होनी चाहिए, क्योंकि यहाँ से अब आगे 3 से 4 महीने जो हैं वो काफ़ी हद तक एक्टिव हो जाएंगे इन तमाम स्पेसेस के लिए। फेस्टिवल के लिहाज से जहाँ हमने ऑटोमोबाइल और एफएमसीजी बास्केट की बात की, शिवांगी हाय, इसके साथ साथ ट्रैवल और टूरिज्म और लीजर की भी तो बात होनी चाहिए, बिकॉज फेस्टिवल्स जहाँ हैं वहाँ ट्रैवल भी हैं, ट्रैवल है, टूरिज्म है, तो फिर एविएशन भी है, होटल स्पेसेस भी हैं, और ये भी कनेक्टिंग प्लेस हैं। और यहाँ से दिसंबर जनवरी तक ये भी तो एक फ्लेवर है जो कि वर्कआउट होता हुआ दिखेगा। क्या राय है आपकी? जी बिल्कुल, ट्रैवल टूरिज्म की अगर हम बात करें, यहाँ पे इंडिगो सबसे पसंदीदा काउंटर मेरा रहा है। इनफैक्ट मंथ ऑन मंथ बेसिस ये काफी स्ट्रॉन्ग रहा है। लगातार ईयरली बेसिस पे भी हमने देखा है पिछले 5 से 6 सालों से कंसिस्टेंटली ये आउट परफॉर्म किया है अपने इस स्पेस में। तो पोजिशनली और ट्रेडिंग वाइज दोनों के लिहाज से काफी एक स्ट्रॉन्ग काउंटर है इसमें। तो इसमें जरूर नजर रखे। इमीडिएट टारगेट्स तो यहाँ पे 6100 तक के बनते हुए दिख रहे हैं, बट पोजिशनली और आगे की तरफ ट्रेल भी करते हैं। 5750 के एक सपोर्ट को हम ध्यान रखें। कुछ सवाल भी है। देखिए लॉन्ग वीकेंड्स भी आ रहे हैं अगले हफ्ते जो रहेगा, और अभी भी जो है वीकेंड ऑलमोस्ट आ ही चुका है जहाँ पे फेस्टिव सीजन स्टार्ट हो रहा है। एक एक करके पूछते दर्शकों से, और शिवांगी और मेरा तो होम टाउन भी सेम है, मैं तो जा रहा हूँ कैलकाटा। शिवांगी, लॉन्ग वीकेंड्स आ रहे हैं, फेस्टिव सीजन्स आ रहे हैं, तो हमने बात भी कर रहे थे ट्रैवल और टूरिज्म का, और बहुत सारे होटल्स और बहुत सारे स्पेसेस भी बुकड है फुल्ली। एयरफेयर्स भी बहुत महंगे हैं, मुझे भी पता चला है। शिवांगी बताएं क्या है लॉन्ग वीकेंड्स ये जो आने वाले 1-2 हफ्ते में यहाँ पे ट्रैवल हो रहे हैं, तो क्या रहेगा प्लान्स? कुछ प्लान्स है कि आप बॉम्बे में ही हो? जी शरद, बिल्कुल मैं तो कैलकाटा में हूँ अभी फिलहाल। बहुत एंड बर्थडे भी सेलिब्रेशन हो रही है, तो यहाँ पे हैप्पी मैं बर्थडे शिवांगी। थैंक यू सो मच। ओके, ग्रेट ग्रेट ग्रेट। तो कल वापस बॉम्बे आ रही हूँ मैं वापस। बट हाँ, वीकेंड लॉन्ग वीकेंड में अच्छे प्लान्स है। हम मुंबई वालों को बहुत एक एडवांटेज है, बिकॉज आसपास काफी एक जगह रहती है ऑन अ शॉर्ट ड्राइव, तो वो सारे प्लान्स बिल्कुल ऑन है। बट ऑफ कोर्स लॉन्ग वीकेंड एक बहुत ही अच्छा टाइम मिल जाता है हमें फैमिली और फ्रेंड्स के साथ टाइम स्पेंड करना, एक पॉज बटन और वापस रेजुनेट करने के लिए। नहीं शिवांगी, बिल्कुल सही बात है। देखिए, और ये हफ्ता ना बहुत ज़्यादा मुझे लगता नहीं कि इससे थकाऊ हफ्ता कोई रहा होगा। दिन में निफ्टी देखो, रात को गिफ्ट निफ्टी देखो, जीवन तो इसी में निकल रहा था। वैसे आपका बर्थडे शिवांगी आज ही है? जी अभिषेक, मेरा बर्थडे सेलिब्रेशन कल है। अच्छा, कल है। चलो चलिए, तो फिर तो हम आज ही आपको पूरी टीम की तरफ से आपको हैप्पी बर्थडे बोल देते हैं। बहुत शुभकामनाएं, और आप अच्छे से एंजॉय कीजिए इस वीकेंड को, बर्थडे को भी और कलकत्ता को भी। थोड़ा सुकून वाला शहर तो है मुंबई, दिल्ली से अगर हम कंपेयर करें तो। थैंक यू सो मच, और बिल्कुल फैमिली है तो सुकून तो है ही। एंड थैंक यू सो मच पूरे टीम को फॉर द विश।
बिल्कुल। और शिवांगी, संदेश भी जरूर ले आइएगा, मैं भी अपना घर को मिस कर रहा हूँ। अगले हफ्ते मैं भी जा रहा हूँ कलकत्ता, और अभिषेक को भी बहुत पसंद आता है, मानसी को भी बहुत पसंद आता है बंगाली मिठाई जो आप, और मैं भी कभी कभी लेके आ जाता हूँ कलकत्ता से। जी बिल्कुल। हाँ, तो शरद, इसके पहले कि आप ज्यादा भावुक हो जाएं कलकत्ता को बार बार सुन के और शिवांगी को वहां देख के, तो हम एक काम करते हैं, किसी मैनेजमेंट को जोड़ते हैं, इस टॉपिक से थोड़ा सा निकलते हैं और टाइटन की बात करते हैं, क्योंकि टाइटन के नंबर अच्छे आए हैं। अगर हम रेवेन्यू की बात करें, करीब 21% की ग्रोथ है, प्रॉफिट्स की बात करें 34% की ग्रोथ, मार्जिन भी इंप्रूव किया है, जो कि एक और अच्छा साइन है। और नतीजों पर चलिए बातचीत करते हैं। कंपनी के एमडी सीके वेंकट रमन हमारे साथ जुड़ गए हैं। मिस्टर वेंकट रमन, बहुत शुक्रिया आपका समय देने के लिए। स्वागत है आपका 18 आवर्स स्वदेश पर सर। वेंकट सर, अगर हम नतीजों की बात करें तो हम देख रहे हैं कि अच्छे नंबर्स हैं, और हालांकि प्रॉफिटेबिलिटी को बूस्ट जो मिला है एक वन ऑफ से मिला है ज्वेलरी एंड वॉचेस में। तो आप जरा बताइए कि इस नंबर को हम कैसे इंटरप्रेट करें आपके हिसाब से, आपके शब्दों में जरा बताइए सर कि कैसे रहे नंबर्स ये। जैसे हमने कल इन्वेस्टर मीट में कहा था कि वॉच बिजनेस में करीब इफ आई रिमेम्बर 4 परसेंटेज पॉइंट की एक वन टाइम गेन था, और ज्वेलरी बिजनेस में 50 बेसिस पॉइंट्स का, और ये दोनों आने वाला क्वार्टर 2 और क्वार्टर 3 में रिवर्स हो जाएंगे ये दोनों। ये एक्सप्लेनेशन हमने कल शाम को सारे इन्वेस्टर्स को दिया, वही मैं बताना चाहूँगा। ऑलराइट, मिस्टर वेंकट रमन, पहले तो शुभकामनाएं, अच्छे नतीजे पोस्ट किए हैं आपकी कंपनी ने। लेकिन अब बात करते हैं सोने चांदी के दामों की, और प्राइसेस में जिस तरह के रीसेंट स्पाइक देखने को मिले हैं, कंज्यूमर बिहेवियर कैसा नज़र आ रहा है ज्वेलरी सेगमेंट में? यहाँ से आगे फेस्टिव सीज़न, वेडिंग सीज़न भी है, तो डिमांड बढ़ती हुई ज़रूर नज़र आएगी। आपने ये भी मेंशन किया कि देयर इज़ अ शिफ्ट, और वो शिफ्ट क्या है और किस तरह से ओवरऑल वॉल्यूम ग्रोथ पर अफेक्ट होता हुआ दिख रहा है? बिल्कुल, जब प्राइसेस बढ़ते जाते हैं तो वॉल्यूम के ऊपर असर पड़ता है, लेकिन वॉल्यूम का 2 एंगल्स हैं। एक है वेट और दूसरा है नंबर ऑफ कस्टमर्स। वो मिडिल क्लास का जो भी कंस्ट्रेंट्स हैं मैक्रो इकोनॉमिक लेवल्स पे, उसका असर इस पे भी पड़ेगा। लेकिन अपर मिडिल क्लास और अपर क्लास का लोग होंगे, उनका बजट तो वही रहेगा जो वो खर्च करना चाहे, लेकिन उन्होंने जितना भी ग्राम्स लेना चाहते थे उससे थोड़ा कम लेते हैं, लेकिन वो बजट का खर्चा तो करते हैं भी। जी बिल्कुल। वेंकट रमन सर, शरद हियर। सर, आप बता रहे थे कि जो ट्रम्प के जो 50% टैरिफ अनाउंसमेंट आई है इंडियन गुड्स को लेके, यहाँ पे क्या टाइटन की जो इंटरनेशनल ज्वेलरी बिजनेस की एक्सपेंशन हो रही थी उस पर कोई रिस्क आ सकता है? हाल ही में अनाउंसमेंट भी आया था कि मैन्युफैक्चरिंग जो है शायद यूएई में जो शिफ्ट हो सकता है, रिपोर्ट्स भी आ रहे थे। किस तरह आप प्रिपेयर कर रहे हैं अगर आपको इंटरनेशनल बिजनेस को आप एक टाइप से हेज करना चाहें या इंसुलेट करना चाहें करंट टैरिफ अनाउंसमेंट्स पे? अगस्त महीने में बहुत बातें चलने वाली है अपने दोनों गवर्नमेंट्स के बीच, और एंड ऑफ अगस्त तक इसमें क्लैरिटी मिलेगा हमें। उसके बाद हम जो भी निर्णय हम लेंगे उसके बाद लेंगे। और ये भी कहना चाहूँगा कि अमेरिका के अंदर जो भी सेल्स होता है टाइटन कंपनी का आज, वो बहुत ही छोटा शेयर है टोटल कंपनी के सेल में, 3% से कम शेयर है। तो इसलिए किसी को इसके बारे में चिंता करने के लिए कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि एक छोटा चीज है आज। ठीक है वेंकट सर, बहुत शुक्रिया आपका। और आपने क्लैरिटी भी दे दी निवेशकों को कि बहुत छोटा हिस्सा है जो अमेरिका को आप सेल करते हैं। थैंक यू सो मच सर नतीजों पर बातचीत करने के लिए और आगे के आउटलुक पर भी हमें जानकारी देने के लिए। तो टाइटन हम देख रहे हैं कि नतीजों के बाद
नंबर्स तो अच्छे आए, लेकिन शेयर में कोई हम खास एक्शन देख नहीं रहे हैं और काफ़ी ज़्यादा वोलेटाइल भी रहा है हाल फिलहाल। एक चीज़ तो ये है, देखिए टाइटन के लिए एक मुश्किल क्या है कि थोड़ी गोल्ड की तो वैसे बाइंग करते हैं, पुरानी इनकी बाइंग होती है, लेकिन ये कंज्यूमर हैं गोल्ड के। अब गोल्ड के प्राइसेस फिर से ऊपर जा रहे हैं तो एक टेंशन ज़रूर है, क्योंकि उनके लिए रॉ मटेरियल है गोल्ड। एक दिक्कत की बात ये है, मार्जिन थोड़ा सा इन्होंने बढ़ाया ज़रूर है, लेकिन ये टैरिफ को लेकर थोड़ी थोड़ी ना चिंताएं आशंकाएं बनी हुई हैं, और ये गोल्ड के प्राइसेस यहाँ से कहाँ जाएंगे, ये एक हमेशा हैंगओवर रहता है। हालांकि टाइटन के लिए हम देखेंगे कि फेस्टिव डिमांड तो आ ही रही होगी। अब कल रक्षाबंधन है तो टाइटन के लिए अगेन एक ट्रिगर है, ये थोड़ी डिमांड आती है। आजकल तो फिर गोल्ड वाली भी राखियाँ आने लगी हैं, देखते हैं टाइटन का उसमें क्या है। लेकिन टाइटन को लेकर एक व्यू आपसे चाहिए आदित्य जी। हमने देखा है कि आप देखिए मतलब बहुत ज़्यादा पैसे कमा के दिए नहीं है। अगर हम पिछले साल भर की भी अगर बात कर लें, टाइटन उतार चढ़ाव काफ़ी रहा है। क्या व्यू होगा आपका टाइटन के शेयर को लेकर? बिल्कुल अभिषेक जी, काफी सपाट रहा है स्टॉक। अगर हम पिछले 1 साल की बात कर ले तो ज्यादा कुछ रिटर्न नहीं दिया है स्टॉक ने, बट मुझे लग रहा है एक अच्छा बेस फॉर्मेशन हो चुका है स्टॉक में, और करंट लेवल्स पे बिल्कुल खरीदारी करके चलनी चाहिए स्टॉक में। जैसा कि थोड़ी देर पहले मानसी से भी चर्चा हो रही थी, अगर हम फेस्टिव डिमांड की बात कर ले तो ये स्टॉक डेफिनेटली रडार पे रहना चाहिए निवेशकों के, और करंट लेवल्स मैं सजेस्ट करूंगा खरीदारी करें इसके अंदर। टारगेट्स 3700 3800 ये दो टारगेट्स निकल कर आएंगे इसमें, और नीचे 3400 से लेके 3350 के अच्छे सपोर्ट्स हैं यहाँ पे, तो 3350 का एक स्टॉप लॉस लगाए और टाइटन में डेफिनेटली खरीदारी करें। 3800 के लेवल्स आपको यहाँ पे देखने मिलेंगे। टाइटन मेरे हिसाब से आने वाले दिनों में आपको अच्छा खासा रिटर्न दे सकता है, तो डेफिनेटली पोर्टफोलियो में ऐड करें इसको। पोर्टफोलियो में ऐड करें। JSW स्टील क्रूड स्टील प्रोडक्शन बढ़कर 19% बढ़कर 2.62 मीट्रिक टन, ये डेटा आया है JSW स्टील का ईयर ऑन ईयर बेसिस पर। हालांकि शेयर हम देख रहे हैं कि सपाट कारोबार कर रहा है हल्के से पॉजिटिव बायस के साथ, लेकिन निफ्टी में गिरावट थोड़ी सी और बढ़ी है और 24,500 के नीचे निफ्टी फिर से चला गया है। 104 पॉइंट की गिरावट है। कल का हमने लोअर लेवल दिखा था 24,344, आई थिंक 24,344 था, जी हाँ, और 150 पॉइंट वहाँ से भी दूर है। हालांकि कल के रिकवरी के चलते निफ्टी बैंक 150 अंक नीचे 55,400 के आसपास निफ्टी बैंक आपको दिखेगा, उसके नीचे थोड़ा सा जाता हुआ। और कुछ अगर हम चढ़ने वाले शेयरों की बात करें तो आज आप देखिए GIC RE में 3% की अच्छी तेजी है। आप जरा आदित्य ध्यान दीजिएगा इन शेयरों पर, क्योंकि इन्हीं में से पूछेंगे आपसे कि कहाँ पर मौके हैं। GIC RE 3% ऊपर है। AU स्मॉल फाइनेंस बैंक को तो यूनिवर्सल बैंकिंग लाइसेंस के लिए अप्रूवल मिल गया है RBI से, लेकिन जो तेजी आ रही है वो जीवन स्मॉल फाइनेंस बैंक में ज़्यादा आ रही है, 3.5% ऊपर ये है। इसके अलावा हम देख रहे हैं कि FDC में 2.5-3% की तेजी। बैंक महाराष्ट्र हालांकि एक रेंज में ही है, 55 रुपये के आसपास 3% की तेजी उसमें है। PVR आइनॉक्स करीब 2% ऊपर है। तो आज कोई बहुत एक्शन नहीं है। कमिंस में 2.5% के आसपास की तेजी हम देख रहे हैं, एक ये भी शेयर है नोटिस करने लायक। और इसके अलावा PNB हाउसिंग 1.5%। तो ज़्यादा विकल्प तेजी वाले नहीं है, गिरावट थोड़ी बाजार में बढ़ती हुई दिख रही है। कोई इन शेयरों में से कहीं पर आपको लगता है आदित्य की तेजी और बढ़ सकती है और इस जो मजबूती आ रही है शेयरों में उसको ड्राइव कर सकते हैं? बिल्कुल अभिषेक जी, पहले स्टॉक जिस पे चर्चा करेंगे कमिंस इंडिया, काफी उम्दा एक अप मूव दिखा रहा है स्टॉक, हायर राइज हायर लोस दिखा रहा है, और मुझे लग रहा है आने वाले दिनों में इस सेगमेंट में अच्छी खासी बाइंग और देखने मिल सकती है। तो मुझे लग रहा है कमिंस इंडिया पे करंट लेवल्स पे भी खरीदारी कर सकते हैं। यहाँ पे टारगेट्स लगाना है 3900 से लेके 4100 के, 3900 4100 3900 4100 के दो टारगेट्स आएंगे। स्टैगर्ड बाइंग करें, थोड़ा अभी खरीद ले, अगर थोड़ा ये नीचे आपको मिलता है 3700 के आसपास तो और फ्रेश एडिशन करें स्टॉक पे। स्टॉप लॉस हमको लगाना है 3650 का, 3650 के स्टॉप लॉस के साथ इसमें बाइंग करनी है, और जैसा कि मैंने कहा 3900 4100 के टारगेट्स के लिए खरीदारी करें। दूसरा स्टॉक जो हम स्मॉल बैंक्स और GIC RE और इनकी सब की चर्चा कर रहे थे, तो उसमें से मुझे लग रहा है GIC RE पे फोकस रखना चाहिए हमें। एक अच्छा खासा बेस फॉर्मेशन हुआ है, इस पे 200 DMA का एक रेजिस्टेंस है जो कि 405 के आसपास आता है, तो पहला टारगेट यहाँ पे 405 का आएगा। करंट लेवल से भी खरीदारी बिल्कुल इस पे कर सकते हो, और 405 अगर निकालता है स्टॉक तो इसमें दबा के फ्रेश एडिशन करें। ऊपर में आपको टारगेट्स 430 440 के देखने मिल सकते हैं, और नीचे स्टॉप लॉस हमको यहाँ पे 370 का लगाना है। तो GIC RE मेरे हिसाब से ये एक दूसरा बेटर रहेगा जिसपे हम ट्रेड ले सकते हैं।
राइट, कमिंस इंडिया, GIC-RE दो स्टॉक्स हैं इस वक्त फोकस रेडार पर, अच्छी मजबूती, और ये मजबूती जो है इंटैक्ट एटलीस्ट अभी तो नजर आ रही है। चलिए आगे बढ़ेंगे, हमारे अगले सेगमेंट ऑप्शन के चैंपियन का रुख करते हैं। सेंट्रम ब्रोकिंग के नीलेश जैन हमारे साथ जुड़ गए हैं ऑप्शन की आज की रणनीति लेकर। गुड मॉर्निंग नीलेश, बताएं। वेरी गुड मॉर्निंग टू यू मानसी। देखिए, मार्केट में लगातार हम दबाव देख रहे हैं और हालांकि कल एक पुल बैक जरूर देखने को मिला था ऑन द बैक ऑफ वीकली एक्सपायरी जो निफ्टी में थी, उसके चलते एक शॉर्ट कवरिंग बनी थी, बट आज फिर से दबाव देखने को मिल रहा है। और जो सेक्टर वीक नजर आ रहा है वो है रियलिटी स्पेस। लगातार रियल एस्टेट स्टॉक्स में हमें वीकनेस देखने को मिल रही है। पिछले कुछ सप्ताह से एक सीरीज ऑफ लोअर टॉप एंड लोअर बॉटम फॉर्मेशन बन रहा है, तो स्ट्रक्चर अभी भी वीक है। हो सकता है इन बिटवीन थोड़ा पुल बैक देखने को मिले, बट मेजॉरिटी ऑफ दी रियलिटी स्टॉक्स में हमें लगातार दबाव देखने को मिल रहा है। तो गोदरेज प्रॉपर्टीज एक पर्टिकुलर काउंटर है जहां पर हम फर्दर वीकनेस एक्सपेक्ट करके चल रहे हैं। 2000 के नीचे काउंटर फिसलता हुआ नजर आया, 1950 तक के भी लेवल टेस्ट करता हुआ नजर आए। तो यहाँ पे 2050 का पुट ऑप्शन 60-62 के रेंज में खरीदने की सलाह होगी। स्टॉप लॉस का होगा, पहला टारगेट 80 एंड दूसरा टारगेट 101 का होगा। इन टर्म ऑफ रुपीज अगर हम रिस्क देखें तो यहाँ पे पर लॉट रेट 5500 का है एंड पर लॉट रिवॉर्ड यहाँ पे 11,000 के बनते हुए नजर आ सकते हैं। तो ओवरऑल स्ट्रक्चर यहाँ पर वीक है गोदरेज प्रॉपर्टीज का, इसीलिए यहाँ पे पुट ऑप्शन खरीदने की सलाह होगी। गोदरेज प्रॉपर्टीज पे पुट ऑप्शन की राय इस वक्त 2050 की पुट खरीदने की राय डाउनसाइड विजिबल नजर आती है नीलेश को। 60 रुपये और 62 रुपये के लेवल्स पर, लक्ष्य 101 के, स्टॉप लॉस यहाँ पर 41 का आपको मेंटेन करके चलना है। अधिकतम मुनाफा अगर ये रणनीति चल जाती है तो 11,000 का होने की संभावना, और अगर रिवर्स जाती है तो मैक्स टू मैक्स नुकसान 5,500 तक का भी होने की संभावना है। F&O ट्रेडिंग को लेकर एक स्टैंडर्ड डिस्क्लेमर आपके स्क्रीन पर आ जाएगा। F&O ट्रेडिंग रिस्की हो सकती है। F&O ट्रेडिंग में 10 में से 9 लोगों को नुकसान होता है। F&O ट्रेडर्स को औसतन 1 लाख का नुकसान होता है। घाटा होने के बावजूद 28% ट्रांजैक्शन के रूप में देना होता है, वहीं मुनाफा होने पर 15 से 50% ट्रांजैक्शन के रूप में खर्च होता है। और इसी वजह से अपने एडवाइजर्स से सलाह लें, सोचे समझे जाने और उसी के बाद F&O ट्रेडिंग में उतरें। चलिए आगे बढ़ेंगे और एक नजर इंडेक्स पर होनी चाहिए। बाजार में गिरावट और गहराती हुई नजर आ रही है। 24,500 के भी नीचे इस वक्त निफ्टी फिसलता हुआ आप पाएंगे। लाल निशान के साथ बिकवाली का दबाव 24,585 के ऊपरी स्तर हमने देखे थे, वहां से बिकवाली करीब 100 अंकों की गिरावट तो आ चुकी है। एंड इंपॉर्टेंट इट इज कि इंपॉर्टेंट लेवल्स को ब्रेक कर रहा है। 24,500 के नीचे फिसलता हुआ निफ्टी। बैंक निफ्टी में भी इसी तरह की तस्वीर पाएंगे आप। बिकवाली वहां पर भी हावी होती हुई वॉलेटाइल है आज के मूव्स, और आज सुबह ही हमने आपको संकेत दिए थे कि इस तरह की सिचुएशन नजर आ सकती है, बिकॉज एक तो लास्ट डे ऑफ द वीक है और कल वीकली एक्सपायरी के बाद आज का सत्र और ओवरनाइट पोजीशंस, ओवर द वीकेंड पोजीशंस शायद मार्केट पार्टिसिपेंट्स लेने से घबरा रहे हैं, बिकॉज ग्लोबल फ्रंट पर कुछ अगर आ गया तो उसका असर दिख सकता है। 55,652 के स्तर आप बैंक निफ्टी पर ऊपरी स्तरों पर देखे थे, इस वक्त 55,350 के लेवल्स पर बैंक निफ्टी में कामकाज देखने को मिला है। 80,200 के इर्द गिर्द सेंसेक्स ने एटलीस्ट 80,000 के लेवल्स को बचाकर तो रखा है, विच इन इटसेल्फ इज अ पॉजिटिव, लेकिन वहां पर भी नीचे के तरफ बिकवाली का दबाव जो है वो नजर आ रहा है। चलिए आगे बढ़ते हुए खबर आपको बताते हैं। एक्सपोर्ट को बढ़ावा देने के लिए सरकार मिशन मोड में आ चुकी है। जी हाँ, सरकार ने इसे लेकर कुछ योजनाएं बनाई हैं, कुछ रणनीति स्ट्रैटेजाइज कर रही हैं। क्या है ये योजनाएं, इसके फायदे क्या हैं और इसके मायने क्या है, साथ ही एक्सपोर्ट को बढ़ावा कैसे मिलेगा, सुमिता हमें बता रही है। सुमिता बताएं। जी, डोनाल्ड ट्रंप के एक्स्ट्रा 25% टैरिफ की वजह से एक्सपोर्टर्स में चिंता बनी हुई है और हमें सोर्सेज ने बताया कि गवर्नमेंट जो है वो फीडबैक ले रही है, रेगुलर फीडबैक ले रही है स्टेक होल्डर्स से, एक्सपोर्टर्स से, डिफरेंट सेक्टर्स से। और स्टेक होल्डर्स जो हैं टेक्सटाइल और केमिकल्स के, उन्होंने मीटिंग की गवर्नमेंट रिप्रेजेंटेटिव से और हमें ये सुनने को मिल रहा है सोर्सेज से कि गवर्नमेंट में प्रायोरिटाइज टारगेटेड सपोर्ट फॉर सेक्टर्स जिनको सबसे ज़्यादा इम्पैक्ट फील हो रहा है, जैसे टेक्सटाइल्स और केमिकल्स।
और हमें ये भी सोर्सेज बता रहे हैं कि गवर्नमेंट इज लाइकली टू वर्क आउट एन एक्सपोर्ट प्रमोशन मिशन स्कीम्स अंडर इट, जो टेलर मेड होंगी डिफरेंट सेक्टर्स के लिए, ताकि उनको हैंड होल्ड किया जा सके या उनको हेल्प दी जा सके जहां पे भी उनको एक्सपोर्ट रिलेटेड चैलेंजेस इमर्ज हो रहे हैं। आपको याद होगा ये EPM स्कीम जो थी ये बजट में अनाउंस हुई थी। द गवर्नमेंट इज वर्किंग ऑन इट्स स्ट्रक्चर। इसमें आता है ईजी क्रेडिट स्कीम फॉर MSMEs, फैसिलिटेशन ऑफ वेयर हाउसिंग, ओवरसीज वेयर हाउसिंग, ई-कॉमर्स प्रमोशन और ग्लोबल ब्रांडिंग। ये स्कीम जो है लॉन्ग टर्म व्यू देख रही है ताकि पॉलिसी स्टेबिलिटी मेंटेन की जा सके। और टेक्सटाइल रिप्रेजेंटेटिव्स ने यह भी शेयर किया आज अपनी मीटिंग में कि 6% ऑफ द इंडस्ट्री इज डायरेक्टली इंपैक्टेड, क्योंकि ये जो सेक्टर है ये काफी लेबर इंटेंसिव है। उन्होंने ये भी बताया कि डिवर्सिफिकेशन बाकी फीस में ये थोड़ा सा चैलेंजिंग हो रहा है टेक्सटाइल एक्सपोर्टर्स के लिए, इसलिए उन्होंने हेल्प मांगी है कि रॉटेप स्कीम को एक्सटेंड किया जाए 5 साल के लिए। और उन्होंने कंप्लायंस बर्डन के रिडक्शन के लिए भी बोला है, पोर्ट चार्जेस के लिए भी बोला है रिडक्शन में, और उन्होंने मांगा है एक डेडिकेटेड शिपिंग टू EU। और केमिकल सेक्टर मीनवाइल उन्होंने भी जो मीटिंग की वहाँ पे स्टेक होल्डर्स ने बोला कि 20 प्रोडक्ट्स जो हैं वो ओवरऑल 75% एक्सपोर्ट्स को इम्पैक्ट कर रहे हैं, और अभी तक $6 बिलियन ऑफ एक्सपोर्ट्स केमिकल सेक्टर में यूनाइटेड स्टेट्स को जाते हैं। तो उन्होंने उसके अलावा ये भी बताया कि वो डाइवर्सिफाई कर रहे हैं। दे हैव स्टार्टेड टॉकिंग टू काउंटर पार्ट्स इन अदर ज्योग्राफीज डाइवर्सिफिकेशन के लिए, और उसके लिए मिनिस्ट्री अभी एनालाइज कर रही है अपॉर्चुनिटीज को कि कैसे ये डाइवर्सिफिकेशन को और स्ट्रेंथन किया जा सकता है। बिल्कुल सुमिता, शुक्रिया ये इंपॉर्टेंट जानकारी ET Now स्वदेश एक्सक्लूसिव हमें बताने के लिए। तो चलिए, सरकार लगातार फोकस कर रही है टेक्सटाइल सेक्टर पर, फीडबैक्स आ रहे हैं और इनसे जुड़े जो भी अपडेट्स हम तक आएंगे हम आप तक वक्त पर पहुंचाते रहेंगे। आदित्य और शिवांगी, बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए, सवालों के जवाब देने के लिए, बाजार पर साथ ही स्टॉक स्पेसिफिक अपना टेक हमें देने के लिए आपका शुक्रिया। शिवांगी, एडवांस में हैप्पी बर्थडे टू यू एज वेल। चलिए, इसी के साथ मार्केट लाइव को हम यहीं समेट रहे हैं। एक छोटे से ब्रेक के लिए रुकेंगे। ब्रेक के इस बार 10 का बाजार, कमोडिटी मार्केट का अपडेट और हाँ, मार्केट के महारथी लेकर वापस जुड़ेंगे। Confused by the market noise? Benchmark your commodity trade with Bigmint's trusted price indexes. We know the pulse of the market. Real data, real markets. We are ISCO audited. Our analysts are SEBI certified. Bigmint, trust the price. Trade with confidence. India's largest price reporting agency.